बात है 1920 की। मुंबई, इस शहर को तब बम्बई के नाम से जाना जाता था। 1920 में एक लड़का खूब सारी दौलत कमाने का सपना लेकर अफगानिस्तान से मुंबई आया। ये लड़का था अब्दुल करीम खान, जिसे पूरी दुनिया करीम लाला के नाम से जानती है। बम्बई की चमक देखकर करीम लाला हैरान था। उसने देखा कि बम्बई में कई लोग कई जगहों पर जुआ खेलते हैं। उसने फैसला किया कि अगर लोग यहाँ इतना जुआ खेलते हैं तो मैं जुए का धंधा करूँगा। एक दिन इसी बम्बई को मैं अपनी सल्तनत बनाऊंगा। करीम लाला ने शुरुआत में ग्रांट रोड स्टेशन के पास किराए का एक घर लिया और उसने वहीं जुए का अड्डा खोल दिया। धीरे धीरे ये जुआ घर बम्बई का पहला क्लब बन गया, जहां नामी ग्रामी लोग आने लगे। जुए के अड्डे में मिली कामयाबी के बाद अब उसके पास बहुत पैसा आने लग गया था। उसने इस पैसे को सूद पर चलाना शुरू कर दिया। इसके अलावा उसने शराब और सोने की स्मगलिंग के कारोबार में भी पैसा लगाना शुरू कर दिया। किलो सेठ, पर सूद की रकम और मेरा पैसा टाइम पर देते रहना। ये सोना अपने लोहार चाल वाले गोदाम में पहुंचा दो, अगले हफ्ते इसकी डिलीवरी देनी है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इन सब कामों के चलते करीम लाला के कई दुश्मन बन गए थे। वो उसे अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, लेकिन करीम एक मजबूत और बहादुर पठान था। करीम लाला अगर अपनी खैरियत चाहता है तो चला जा बंबई छोड़कर, या फिर ये जुए का धंधा बंद कर अपना। ये हमारा इलाका है और यहाँ ये काम हम करेंगे। करीम लाला बंबई का शेर है और एक शेर तुम जैसे कई कुत्तों पर भारी है। आज तुमको करीम लाला से खुदा भी नहीं बचा सकता। हुआ ये कि करीम ने अपने सभी दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया और बंबई में पठान लोगों का एक गैंग बनाया, जिसका नाम रखा पठान गैंग। जब करीम लाला ने जुर्म की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की थी, ठीक उसी वक्त बंबई में एक 9 साल का बच्चा अपने पिता के साथ चेन्नई से आया था। ये बच्चा भी आगे चलकर बंबई पर राज करने वाला था और इस बच्चे का नाम था हाजी मस्तान मिर्जा। उसका जन्म 1926 में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। घर में पैसों की किल्लत थी और बड़ी मुश्किल से उसका घर चलता था। यही वजह है कि मस्तान के पिता उसे चेन्नई से बंबई लेकर आ गए। 1934 में बंबई आकर क्रॉफर्ड मार्केट के पास उसके पिता ने एक साइकिल पंचर की दुकान खोली। दुकान तो उसके पिता की थी, लेकिन उसमें काम करता था मस्तान। उस वक्त मस्तान सिर्फ 9 साल का था। उस 9 साल के बच्चे के भी बहुत बड़े बड़े सपने थे। वो भी बंबई में एक आलीशान जिंदगी जीना चाहता था। खैर, समय बीतता गया और मस्तान को इस शहर में आए लगभग 10 साल हो चुके थे। अब मस्तान 19 साल का एक जवान युवक बन चुका था। जब मस्तान 19 साल का था तो उसने बंबई के डॉक पर मजदूरी का काम शुरू कर दिया। उस वक्त मस्तान की मुलाकात एक अरबी शेख मोहम्मद अल खालिफ से हुई। उस जमाने में कई अरब के लोग उर्दू जानते थे और बोलते थे, और मोहम्मद अल खालिफ भी उर्दू बोलना जानता था। जब इन दोनों की मुलाकात हुई तो शेख ने मस्तान से कहा, मस्तान, तुम डॉक्स पर काम करते हो, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? क्या तुम मेरा सोना डॉक से बाहर निकाल सकते हो? मैं तुम्हें इसके बहुत सारे पैसे दूंगा। शेख गोल्ड स्मगलिंग का काम करता था और मस्तान उसके लिए डॉक से अपने कपड़ों में सोना छिपाकर बाहर ले आता था। एक बार की बात है, शेख ने मस्तान को एक सोने से भरा बॉक्स दिया, लेकिन इसी दौरान शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो बॉक्स जो सोने के बिस्किट से भरा हुआ था, वो मस्तान के पास ही रह गया। उसमें इतना सोना था कि मस्तान की पूरी जिंदगी बदल सकती थी। मस्तान ने वो बॉक्स लिया और उसे अपनी झोपड़ी में छिपा दिया। 9 साल बाद जब शेख जेल से छूटकर बाहर आया तो मस्तान ने वो बक्सा उठाया और सीधे जाकर शेख के सामने रख दिया। शेख पूरी तरह से हैरान था कि इतना सोना देखकर भी मस्तान की नीयत कैसे नहीं डोली। कोई और होता तो ये बक्सा लेकर कब का वहाँ से चंपस चुका होता। मस्तान की ईमानदारी से खुश होकर शेख ने अपने काम में उसको पार्टनर बना लिया। शेख ने कहा, मस्तान, तुम एक निहायत ही ईमानदार इंसान हो। मैं आज से तुम्हें अपने बिजनेस में पार्टनर बनाता हूँ। कुछ साल तक तो सब ऐसे ही चलता रहा,
लेकिन फिर मस्तान की मुलाकात हुई एक सुकूर नारायण बखिया नाम के इंसान से, और यहीं से मस्तान की जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। सुकूर नारायण गुजरात का एक मशहूर स्मगलर था जो इलेक्ट्रॉनिक सामान, महंगी घड़ियां और गहनों की स्मगलिंग किया करता था। स्मगलिंग के इस धंधे में मस्तान ने इतना पैसा बनाया कि वह कल का मस्तान आज मुंबई का मस्तान भाई बन गया। मस्तान के पास सिर्फ स्मगलिंग करने का हुनर ही नहीं था, बल्कि उसके पास एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस था। उसके बात करने का तरीका, उसके देखने का अंदाज और उसका अपना वादा पूरा करने का जज्बा, ये सब चीज़ें उसे दूसरों से अलग करती थी। उसके पास इंसानी फितरत को मापने का भी तरीका था। वो इंसान को अच्छे से पहचान सकता था। वो अपनी डीलिंग्स में एथिक्स भी मेंटेन करता था। वैसे तो वो एक स्मगलर था, लेकिन जितना एथिक्स उसने मेंटेन किया, लोग उसकी आज भी मिसाल देते हैं। उसके पूरे काम और व्यवहार में कहीं भी कोई छिछोरापन नहीं था। मस्तान के बारे में लोग कहते थे कि मस्तान गुंडा तो है, लेकिन वो एक शरीफ गुंडा है। ठीक इसी समय बम्बई में एक और भाई बड़ा हो रहा था, वर्धा भाई, वरदराजन मुदलियार। वर्धा काम की तलाश में तमिलनाडु से मुंबई आया था। मुंबई आकर वर्धा ने वीटी स्टेशन पर कुली का काम शुरू कर दिया। वैसे तो वरदराजन खुद बहुत गरीब था, लेकिन फिर भी वो स्टेशन के पास बनी बाबा बिस्मिल्ला की दरगाह पर गरीबों को खाना खिलाया करता था। धीरे धीरे धारावी की झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग वर्धा का नाम जानने लगे थे। और फिर आया साल 1950। ये वो साल था जब चीफ मिनिस्टर मोरारजी देसाई की सरकार ने राज्य में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। इस फैसले के बाद अवैध शराब और स्मगलिंग का धंधा मुंबई में तेजी से बढ़ने लगा। इसी दौरान वर्धा की मुलाकात कुछ शराब के स्मगलर से हुई। मद्रास से मुंबई बड़ा आदमी बनने का सपना लेकर आए वर्धा को इस काम में जल्दी पैसा कमाने का रास्ता दिखने लगा, और यहीं से उसने क्राइम की काली दुनिया में अपना पहला कदम रखा। सबसे पहले तो वो दूसरे डीलर्स के लिए पुलिस की आंखों से बचकर शराब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करने लगा। उन दिनों वहां शराब के इल्लीगल बिजनेस में मुथ्थू नाम के एक आदमी का राज हुआ करता था, लेकिन वो कुछ बीमार सा रहने लगा था, और उसकी इसी बीमारी के चलते जैसे ही मुथ्थू ने सेमी रिटायरमेंट लिया तो वर्धा ने मुथ्थू का सारा शराब का बिजनेस अपने हाथों में ले लिया। और सिर्फ यही नहीं, उसने थॉमस कुरियन नाम के एक आदमी को अपने साथ मिला लिया और खुद का एक गैंग बना लिया, और फिर वो इल्लीगल शराब बनाने और बेचने के धंधे में भी उतर गया। ये दोनों अपने इस गैंग को मद्रासी गैंग बुलाते थे। और वहीं दूसरी तरफ 1955 आते आते तक हाजी मस्तान ने खुद को मुंबई अंडरवर्ल्ड में पूरी तरह से स्थापित कर लिया था। उस वक्त तक उसने बखिया ब्रदर्स के साथ मिलकर सोने की स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया था। बॉम्बे डॉकयार्ड और समुद्री सीमाओं पर काम करने वाले स्मगलर्स के बीच उसकी मजबूत पकड़ बन चुकी थी। लेकिन अब मस्तान को एक बात साफ समझ में आ रही थी कि अगर उसे मुंबई पर राज करना है तो सिर्फ पैसे और स्मगलर्स की ताकत ही काफ़ी नहीं है। उसको अब चाहिए थी मजबूत मसल पावर, और यही तलाश उसे वरदराजन मुदलियार तक ले आई। जब वर्धा क्राइम की दुनिया में अपनी जगह बना रहा था, उस वक्त तक मस्तान पहले ही इस दुनिया का बादशाह बन चुका था। एक बार की बात है, वर्धा के आदमियों ने मुंबई डॉकयार्ड से एक स्पेशल एंटीना चुरा लिया। ये कंसाइनमेंट एक्चुअली दिल्ली के एक बड़े मिनिस्टर के लिए आया था। ऊपर से जब दबाव आया तो पुलिस हरकत में आ गई और उन्होंने वर्धा को पूछताछ के लिए पकड़ लिया। कड़ी पूछताछ के बावजूद वर्धा ने एक शब्द भी नहीं बोला। जब ये खबर हाजी मस्तान तक पहुंची तो उसने तुरंत अपने लोगों को वर्धा के बारे में और जानकारी पता लगाने के लिए कहा। हाजी मस्तान के लोगों को पता चला कि वैसे तो वर्धा एक क्रिमिनल है, लेकिन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल होने के बावजूद वरदराजन की मुंबई में रहने वाली तमिल आबादी के बीच काफ़ी मजबूत पकड़ है। ये सुनकर मस्तान ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने अंडरवर्ल्ड की दिशा ही बदल दी। वो खुद वरदराजन से मिलने डॉकयार्ड के पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उन दिनों हाजी मस्तान एक बहुत बड़ी हस्ती थी। पुलिस के बीच भी उसका एक अलग ही रौब था। उसके सफ़ेद कपड़े और उसकी चमचमाती मर्सिडीज कार दूर से ही पहचान ली जाती थी।
ऐसे में जब किसी से मिलने खुद हाजी मस्तान पुलिस स्टेशन पहुंच जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर मस्तान ने वरदराजन की ओर देखा और तमिल में उसका अभिवादन किया, वनक्कम थलैवा। ये सिर्फ एक नॉर्मल सा नमस्ते या सलाम नहीं था, क्योंकि तमिल में थलैवा का मतलब होता है कमांडर या चीफ। वर्धा को मस्तान का ये व्यवहार बहुत ही अच्छा लगा और उनकी दोस्ती हो गई। मस्तान ने अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए पुलिस और वर्धा के बीच में समझौता करवा दिया और कुछ ही समय बाद वर्धा को वहां से रिहा कर दिया गया। और वहीं उसी पुलिस स्टेशन में मस्तान ने वरदराजन को अपने साथ गोल्ड स्मगलिंग करने का ऑफर भी दे दिया। उन दिनों हाजी मस्तान की इजाज़त के बिना मुंबई अंडरवर्ल्ड में पत्ता भी नहीं हिलता था। जब वो खुद वर्धा को अपना पार्टनर बना रहा था तो इसमें वर्धा को भला क्या दिक्कत हो सकती थी। उसने खुशी खुशी ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ये एक ऐसा वक्त था जब मस्तान मुंबई पर राज करने वाला एक ऐसा डॉन बन गया था जिससे नजरें मिलाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। उसका रसूख इतना जबरदस्त था कि उसके खिलाफ कोई उंगली तक नहीं उठा पाता था। हालत ये थे कि सरकार के कामों के अलावा मस्तान के कामों को भी उतनी ही अहमियत दी जाती थी, यानी मस्तान का शब्द सरकारी ऑर्डर से कम नहीं था। मस्तान बहुत ही सुलझा हुआ डॉन था और मस्तान जानता था कि पठान गैंग की पावर भी उतनी ही मजबूत है, इसलिए उसने पठान गैंग से भी दोस्ती कर रखी थी और पूरी मुंबई पर ये तीनों गैंग मिलकर राज कर रहे थे। लेकिन हर सुबह की एक शाम होती है। 40 सालों तक वरदराजन, करीम लाला और हाजी मस्तान मुंबई पर राज करते रहे, लेकिन अब मुंबई अंडरवर्ल्ड के बदलने का टाइम आ चुका था। मुंबई में एक लड़का बड़ा हो रहा था जिसका सपना इन तीनों डॉनों से भी बड़ा बनने का था, और वो लड़का था दाऊद इब्राहिम। दाऊद का जन्म कास्कर परिवार में हुआ था। परिवार ने अपने बेटे का नाम रखा था दाऊद। कास्कर परिवार में पैसों की इतनी किल्लत थी कि दाऊद के पैदा होने पर जो उसकी छोटी सी पार्टी दी गई थी, उसके पैसे भी उसके पिता ने मशहूर डॉन करीम लाला से उधार लिए थे। तब किसको पता था कि आने वाले कुछ सालों में यही दाऊद करीम लाला के सामने खड़ा होकर मुंबई पर अपना हक जमाने की कोशिश करेगा। दाऊद के पिता ने उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। शायद वो चाहते थे कि दाऊद पढ़ लिख कर पुलिस का बड़ा अफसर बने। स्कूल के बाद वो दाऊद को शाम को ट्रैफिक पुलिस वॉलंटियर के तौर पर भी लगाते थे, लेकिन दाऊद को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। इतनी मेहनत और बदले में वही सूखी दाल रोटी, ये जिंदगी उसे मंजूर नहीं थी। कहते हैं वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, लेकिन कास्कर परिवार के हालत भी बदले, लेकिन बदले तो अच्छे के लिए नहीं बल्कि और बुरे के लिए। एक दिन पुलिस डिपार्टमेंट ने हेड कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर को सस्पेंड कर दिया। पहले ही जैसे तैसे गुजारा होता था, अब तो हालत ऐसी हो गई कि कभी कभी भूखे सोने की नौबत भी आ गई। मजबूरी में दाऊद को उसके महंगे स्कूल से निकालना पड़ा। अब दाऊद अपने बड़े भाई साबिर के साथ दिन भर आवारागर्दी करने लगा। डोंगरी के आवारा लड़कों के साथ उसका उठना बैठना शुरू हो गया। पूरा दिन वो उन्हीं के साथ गलियों में घूमता था, क्रिकेट खेलता था। इसी बीच घर का किराया ना दे पाने की वजह से परिवार को डोंगरी से मुसाफिर खाना शिफ्ट होना पड़ा और यहीं से आगे चलकर डी कंपनी की नींव रखी गई। सिर्फ 14 साल की उम्र में दाऊद ने मोहल्ले के लड़कों के साथ मिलकर चोरी चकारी, चेन स्नैचिंग, पॉकेट मारी और लोगों को धमकाकर पैसे वसूलने का काम शुरू कर दिया था। वक्त के साथ साथ इब्राहिम कास्कर का सस्पेंशन भी खत्म हो गया था और वो फिर से नौकरी पर बहाल हो गया, लेकिन अब उसके पास दाऊद पर नज़र रखने का वक्त ही नहीं बचा। दाऊद ने धीरे धीरे घर के बड़े फैसलों में अपनी राय देना शुरू कर दिया था और हैरानी की बात ये थी कि घर वाले उसकी हर बात मानने लगे थे। वो अभी 20 साल का भी नहीं हुआ था, लेकिन घर में उसकी हैसियत किसी बड़े आदमी जैसी हो चुकी थी। साबिर, जो उससे बड़ा था, वो भी दाऊद की बात मानता था। दाऊद और साबिर ने मिलकर अपना एक गैंग बना लिया था, जो अब मुसाफिर खाना से निकलकर डोंगरी, सायन, कोलीवाड़ा और नागपाड़ा तक अपना असर फैलाने लगा था।
इब्राहिम कास्कर पुलिस में था और अपने गांव रत्नागिरी में उसका बड़ा नाम था। उसके गांव और आसपास के लड़के जब भी मुंबई आते तो इब्राहिम कास्कर से मिलने ज़रूर जाते थे। किसी को अगर कोई मदद चाहिए होती थी तो इब्राहिम कास्कर उसकी मदद भी करता था। इन्हीं सब कारणों से गांव से आने वाले युवक कास्कर को बहुत मानते थे और दाऊद ने इस बात का पूरा फ़ायदा उठाया। उसे अपने गैंग के लिए यहीं से कई नए और भरोसेमंद लड़के मिल जाते थे। इन लड़कों को लगता था कि मुंबई में दाऊद भाई उनकी ज़िंदगी बना देगा। शुरू में इस गैंग ने घड़ियों की अदला बदली के धंधे का काम शुरू किया। दाऊद के ये लड़के मुंबई के भिंडी बाजार की दुकानों में काम करने लगे। यहाँ चोरी का माल या कस्टम द्वारा जब्त किया गया सामान बेचा जाता था। इनमें से जो लड़के बातों में तेज होते थे वो ग्राहक को फंसाने का काम करते थे। वो सड़क पर चलते किसी भी आदमी को एक महंगी स्विच वॉच दिखाते थे और उसे बहुत कम दाम का ऑफर देते थे। कई लोग इस लालच में आकर उनके झांसे में आ जाते थे और उनके साथ दुकान तक पहुंच जाते थे। ये लगभग 1970 की बात है। तब भारत में विदेशी सामान का बहुत क्रेज़ होता था और ऐसी चीज़ें यहाँ आसानी से मिलती भी नहीं थी। पैसे वाले लोग इम्पोर्टेड घड़ियाँ पहनना चाहते थे। जैसे ही ग्राहक दुकान पर आता था ये लड़के उसे अपनी बातों में उलझा लेते थे और चाय पानी के बहाने ना जाने कब जब उसका ध्यान भटक जाता था घड़ी की जगह पैकेट में कुछ और डाल देते थे। जब वो सेठ घर जाकर अपना पैकेट खोलता था तो उसमें से या तो कोई पत्थर का टुकड़ा निकलता था या कोई कबाड़ घड़ी। ये खेल इस गैंग ने कई सालों तक खेला। जब भी पुलिस इनको पकड़ने की कोशिश करती थी ये लड़के मुंबई छोड़कर अपने गांव रत्नागिरी भाग जाते थे और मामला ठंडा पड़ते ही फिर से वापस आकर यहाँ काम शुरू कर देते थे। इस गैंग की सफलता ने दाऊद के हौसले बढ़ा दिए थे और अब उसे अपना सपना यानी कि मुंबई पर राज करने का सपना सच होता हुआ दिखाई देने लगा था। उसे अपने आप पर और अपने इस पूरे गैंग पर एक यकीन सा हो चुका था और अब उसने मुंबई में अपना दायरा बढ़ाने की ठान ली थी। ये बात है लगभग 1972 की। मुंबई में चुनाव का माहौल था। शहर कई हिस्सों में बटा हुआ था। हर इलाके का अपना एक नेता था और हर नेता के साथ था एक दादा। उस वक्त डोंगरी और आसपास के इलाकों का एक दादा था जिसका नाम था बासु पठान और उसे सपोर्ट करता था वहाँ का विधायक मौलाना सईद बशीर अहमद बुखारी। बदले में बासु पठान उसे इलेक्शन जीतने में मदद करता था। बासु के गुंडों के खौफ से लोग मौलाना को ही वोट देते थे, लेकिन किसी बात पर इलेक्शन से ठीक पहले मौलाना बुखारी बासु पठान से खफा हो गया और उसने उससे अपना हाथ खींच लिया। ये बात बासु पठान को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने फैसला किया कि इस बार वो मौलाना को इलेक्शन में हरवा कर ही रहेगा। इलेक्शन का रिजल्ट आया और मौलाना हार गए। डोंगरी के लोगों ने बासु पठान के कहने पर इस बार मौलाना को वोट ही नहीं दिया। मौलाना समझ चुका था कि लोहे को काटने के लिए उसे लोहा ही चाहिए। उसने एक चाल चली। वो सीधा इब्राहिम कास्कर के पास गया और बोला, ये जो लड़के हर वक्त यहाँ गलत काम करते रहते हैं, ये चोरी चकारी करते हैं, इनको सही रास्ते पे लगाना चाहिए, इन्हें मजहब के काम में लगाना चाहिए। इब्राहिम कास्कर जो खुद को एक पक्का मुसलमान समझता था वो इस बात के लिए एकदम राजी हो गया। उसने दाऊद और उसके बाकी दोस्तों को बुलाया और उनसे कहा कि मौलाना तुमसे जो भी कहें तुम वो करो। मौलाना ने एक नई पार्टी बनाई और उसमें दाऊद और उसके गैंग के लड़के शामिल हो गए। मौलाना की पहचान दूर दूर तक थी, इसलिए दूसरे इलाकों के लड़के भी इस पार्टी से जुड़ने लगे। इस पार्टी का नाम रखा गया यंग पार्टी। मौलाना ने इलेक्शन कमीशन में गड़बड़ी की शिकायत भी की थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद मौलाना तो धीरे धीरे इस खेल से अलग हो गया, लेकिन दाऊद अब इस नई पार्टी का लीडर बन चुका था और यहीं से उसकी असली ताकत बनने की शुरुआत हुई। और यहीं से दाऊद बासु पठान की नज़रों में भी चुभने लगा था। दाऊद अब यंग पार्टी का नेता था और उसके नीचे थे कई जवान लड़के जो पूरा दिन आवारागर्दी करते थे। दाऊद ने इन्हें चंदा वसूली के काम पर लगा दिया था। बहाना कुछ भी होता था,
कभी किसी गरीब की बहन की शादी के लिए चंदा इकट्ठा करो, तो कभी किसी की मैयत के लिए, तो कभी ईद के जश्न के नाम पे चंदा इकट्ठा किया जाता था। अगर कोई मना करता था तो उसे दाऊद का खौफ दिखाया जाता था। ये काम बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से चलने लग गया था। इसमें ना तो ज़्यादा मेहनत लगती थी और ना ज़्यादा दिमाग, और धीरे धीरे दाऊद मुसाफिर खाना का दादा बन गया। उसका अपना गैंग था, अपनी पहचान थी, लेकिन दाऊद को दाऊद बनने में अभी बहुत वक्त था। उसकी ज़िंदगी में अभी कुछ ऐसी घटनाएं होनी बाकी थी जो उसे मुंबई का सबसे बड़ा डॉन बनाने वाली थी। साल था 1974। दाऊद के गैंग के एक लड़के को बासु पठान के आदमी हामिद ने बुरी तरह पीट दिया। वो लड़का रोता हुआ सीधे दाऊद के पास पहुंचा। ये सुनते ही दाऊद को बहुत गुस्सा आया और वो उसी वक्त जाकर हामिद की हड्डी पसली तोड़ना चाहता था। लेकिन वो ये भी जानता था कि बासु पठान एक बड़ा दादा है, और ये भी कि बासु के उसके पिता इब्राहिम कासकर के ऊपर बहुत एहसान है। उधर दूसरी तरफ हामिद ने जाकर बासु को बता दिया कि उसने दाऊद के आदमी को मारा है। बासु दाऊद से कोई दुश्मनी नहीं करना चाहता था। ये सुनकर उसे गुस्सा आ गया और उसने हामिद को एक जोरदार तमाचा मारा और पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया। तो डर के मारे हामिद ने एक सफ़ेद झूठ बोल दिया। हामिद ने बासु को कहा कि दाऊद ने आपको माँ बहन की गालियाँ दी थी, इसलिए मैंने मौका मिलते ही उसके आदमी को पीट दिया। बासु ये बात सुनकर एकदम आग बबूला हो गया। वो पहले से ही जानता था कि दाऊद उसे पसंद नहीं करता है, और उसने हामिद की इस कहानी पर एकदम से यकीन कर लिया। उसने तुरंत साबिर और इब्राहिम कासकर को मिलने के लिए बुलावा भेजा। इब्राहिम अपने बड़े बेटे साबिर के साथ बासु पठान से मिलने पहुंचा। बासु ने हामिद से सुना सुनाया पूरा किस्सा जैसे कि तैसा इब्राहिम के सामने रख दिया। पूरा मामला सुनने के बाद इब्राहिम ने हाथ जोड़े और दाऊद की तरफ से माफ़ी मांगी, लेकिन बासु को सुनने के मूड में नहीं था। वो तो बस इब्राहिम की बेइज्जती करने में लगा हुआ था। उसने ताना मारते हुए कहा, तुम भूलो मत, तुम्हारे 14 बच्चे मेरे रहमो करम पर चल रहे हैं। इब्राहिम चुपचाप ये सब सुनता रहा और सर झुकाकर वहाँ से लौट आया। लेकिन जवान साबिर से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने दाऊद को जाकर पूरा सच बता दिया। ये सुनते ही दाऊद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने उसी दिन ठान लिया कि वो अपने पिता की बेइज्जती का बदला बासु पठान से जरूर लेगा। दाऊद को जानने वाले लोग कहते हैं कि दाऊद कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करता। वो हर कदम पूरी प्लानिंग के साथ उठाता है, और बासु पठान के लिए भी दाऊद ने ऐसे ही कुछ अलग सोच के रखा था। दाऊद को मालूम था कि वो हर फ्राइडे बासु नमाज पढ़ने मस्जिद में ज़रूर आता है, और उस वक्त उसके साथ ना तो ज़्यादा ही कोई लोग होते हैं और ना ही कोई ज़्यादा हथियार होते हैं। दाऊद ने सोचा कि बासु से बदला लेने का ये सबसे अच्छा मौका होगा। उसने पूरी प्लानिंग के साथ अपने लड़कों को वहाँ तैनात कर दिया। जैसे ही बासु पठान नमाज पढ़कर वहाँ से बाहर निकला, वैसे ही दाऊद के लड़कों ने उस पर हमला बोल दिया। ये हमला कोई बंदूक या चाकू से नहीं था, ये हमला हुआ था सोडा की बोतलों से। दाऊद के लड़कों ने एक के बाद एक सोडा की बोतलें बासु पठान और उसके आदमियों पर फेंकनी शुरू कर दी। पूरा बासु गैंग एकदम सख्ते में आ गया। बासु को ये तो पता था कि एक दिन दाऊद अपने पिता की बेइज्जती का बदला लेने जरूर आएगा, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसा बदला लेगा। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो इसका क्या जवाब दे और कैसे जवाब दे। सोडे की बोतलों से लगातार चोट हो रही थी और कांच के छोटे छोटे टुकड़े बासु की खाल में घुसते जा रहे थे। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। वहाँ दाऊद बॉटल फेंक रहा था और बासु की हालत पर हंस भी रहा था। बासु को बहुत गुस्सा आ रहा था कि कल का आया एक छोकरा उसे उसके ही लोगों के सामने इस तरह बोतलों से मार रहा था और उस पर हंस भी रहा था। उसने सीधे जाकर दाऊद को पकड़ना चाहा, लेकिन दाऊद ने इसके लिए भी पहले से प्लानिंग कर रखी थी। जैसे ही बासु पठान दाऊद की तरफ बढ़ा, दाऊद ने एक पेटी निकाली जिसमें लाइट बल्ब रखे हुए थे। दाऊद ने वो बल्ब बासु पठान के ऊपर फेंकने शुरू कर दिए। बाकी लड़कों को भी दाऊद ने समझा के रखा हुआ था कि बासु पठान के ऊपर वो बोतलों और बल्ब से हमला जारी रख रहे। बासु के लिए ये दोहरी मार सहना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो किसी तरह से वहाँ डटा हुआ था। उसे चोट लग रही थी और वो मुकाबला भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसका ड्राइवर समझदार था। वो तुरंत पार्किंग की तरफ भागा और वहाँ से बासु की मर्सिडीज निकाल कर ले आया। उसने जल्दी से बासु को गाड़ी में बिठाया और वहाँ से लेकर निकल गया।
इधर दाऊद और उसके लड़कों ने बॉटल्स बरसाना जारी रखा। मर्सिडीज के पीछे के शीशे पूरी तरह चकनाचूर हो गए। आज सिर्फ कुछ ही मिनटों में दाऊद और उसके लड़कों ने बासु की पूरी इज्जत, पूरा रसूख मिट्टी में मिला दिया था। बासु पठान पहली बार मैदान छोड़कर भाग रहा था। ये नज़ारा वहाँ नमाज पढ़ने आए हर आदमी ने देखा और अब वो समझ गए थे कि इस इलाके का अगला दादा कौन होगा। लेकिन दाऊद यहीं रुकने वाला नहीं था। वो जानता था कि अगर बासु का वर्चस्व ख़त्म करना है तो उसे जड़ से ख़त्म करना होगा। वो पलटकर नहीं तो ऐसा वार करेगा कि पूरा खेल पलट जाएगा। दाऊद अपने लड़कों के साथ सीधा उस जगह पहुंचा जहां बासु अपना दरबार लगाया करता था। वहाँ एकदम सन्नाटा था। दाऊद ने उस वक्त हॉकी स्टिक उठाई हुई थी और पूरे दरबार को उसने तहस नहस करना शुरू कर दिया। दाऊद का हर वार उस अपमान का बदला था जो उसके पिता इब्राहिम ने सहा था। पूरा मोहल्ला जो कुछ दिन पहले इब्राहिम की बेइज्जती का गवाह बना था, आज उसके बेटे का खौफनाक रूप देख रहा था। मेज, कुर्सियाँ, जो कुछ भी सामने आया सब कुछ तोड़ दिया गया। उस दिन लोगों ने बासु पठान का टूटा हुआ रसूख देखा और दाऊद के गुस्से की असली ताकत भी। दाऊद समझ चुका था इतनी बेइज्जती के बाद अब बासु जल्दी से सामने नहीं आएगा। और एक्चुअली हुआ भी यही। कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने बासु पठान को एक पुराने केस में गिरफ्तार कर लिया। कुछ सबूत पुलिस के हाथ लग गए थे जिसके आधार पर पुलिस ने ये गिरफ्तारी की। लोग ऐसा कहते हैं कि इस गिरफ्तारी के पीछे भी कहीं ना कहीं दाऊद का ही हाथ था। इसी तरह कुछ और समय बीतता गया। मुंबई में उस वक्त हाजी मस्तान की फ़ोटो आए दिन अखबारों में छपती थी। वो इसलिए नहीं कि वो एक स्मगलर था और पुलिस को उसकी तलाश थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फिल्मी पार्टियों की शान हुआ करता था। वो हमेशा पब्लिक की नज़रों के सामने रहता था। वो सबके टच में रहता था। उसके सारे काम सबको खुश करते हुए ही चलते थे, चाहे वो पुलिस हो, नेता हो या फिर कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट। दाऊद मस्तान की इस बात से बहुत चिढ़ता था। उसे लगता था कि मस्तान भी उसकी तरह एक गुंडा ही तो है, फिर वो एक बड़े और अच्छे आदमी का मास्क पहने हुए क्यों रहता है। दाऊद जानता था अगर उसे मुंबई पर राज करना है तो उसे हाजी मस्तान के ऊपर से गुजरना ही होगा और वो इसी मौके का इंतज़ार कर रहा था। ये साल था 1974 का। हम जानते हैं कि मस्तान अपने काम में मसल पावर का इस्तेमाल वर्धा और पठान गैंग की हेल्प से किया करता था। एक बार दाऊद के लड़कों को मस्तान के किराए के पठानों ने बुरी तरह पीट दिया। ये खबर मिलते ही दाऊद ने फैसला किया कि अब वो इस बात का बदला लेगा। लेकिन वो ये बात भी समझता था कि बासु पठान की तरह मस्तान को सिर्फ ताकत दिखाकर ही नहीं हराया जा सकता। मस्तान की असली ताकत थी उसका पैसा, और दाऊद ने तय किया वो उसे इसी में हराएगा। उसने मस्तान का पैसा लूटने का प्लान बनाया। डॉक्स पर जब स्मगलिंग का माल बिकता था तो उसका एक हिस्सा कैश में मस्तान के पास पहुंचता था, और ये काम कई मारवाड़ी आंगड़ी लोग करते थे। ये आंगड़ी लोग पार्टी से पैसा लेकर मस्तान के बताए अड्डे तक पहुंचते थे। अंडरवर्ल्ड में ये बात मशहूर थी कि ये लोग बिना किसी सिक्योरिटी के इतना बड़ा पैसा एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। एक दिन दाऊद को उसके एक आदमी ने खबर दी, एक आंगड़ी पूरे 5 लाख रुपए लेकर मस्तान के घर जाने वाला है। उस वक्त 5 लाख की कीमत बहुत ज़्यादा थी, यानी आज के हिसाब से कंपेयर करें तो शायद 14-15 करोड़ रुपया। ये सुनते ही दाऊद ने इस पैसे को लूटने का प्लान बनाया। अब इस वक्त तक दाऊद सोडा की बोतल से बहुत आगे निकल चुका था। अब उसके पास चाकू भी थे और गन्स भी। खैर, दाऊद ने अपने लड़कों के साथ मिलकर ये पैसा लूट लिया। पैसा मिलते ही उसने अपने लड़कों को इशारा किया और देखते ही देखते वो सब वहाँ से गायब हो गए। ये लूट उस वक्त की सबसे बड़ी लूट थी। सब कुछ प्लान के हिसाब से परफेक्ट था। बस एक गड़बड़ हो गई थी जिसका अभी दाऊद को पता नहीं था। वो ये कि असल में ये पैसा मस्तान का था ही नहीं, बल्कि ये पैसा था मुंबई के मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक का। दाऊद के इन्फॉर्मर ने उसे गलत खबर दे दी थी। अगले ही दिन पूरे शहर में छोटे से बड़े अखबार में इस खबर के साथ दाऊद की फ़ोटो छप गई। मुंबई में आज तक इतनी बड़ी बैंक डकैती कभी नहीं हुई थी। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और उस आंगड़ी ने भी दाऊद की पहचान कर दी। पुलिस ने गैंग के बाकी लड़कों को तो पकड़ लिया,
लेकिन दाऊद और साबिर अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर थे। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स ने इब्राहिम कास्कर से भी पूछताछ की। इब्राहिम ने उन्हें भरोसा दिलाया वो अपने बेटों को ढूंढकर खुद पुलिस के हवाले करेगा। उसने अपने रिश्तेदारों को भी खबर भिजवा दी और जल्द ही उसने दाऊद और साबिर को ढूंढ निकाला। दोनों एक रिश्तेदार के घर में छुपे हुए थे। उस रात इब्राहिम ने अपने दोनों बेटों को अपनी पुलिस की बेल्ट से बेरहमी से पीटा। ऐसा कहते हैं कि मुसाफिर खाना की गलियों में उस रात दाऊद की चीखें गूंज रही थी। सुबह खून से लथपथ दाऊद और साबिर को इब्राहिम ने टैक्सी में डाला और खुद पुलिस स्टेशन ले गया। पुलिस वालों ने जब उनकी हालत देखी तो उन्होंने उन्हें और नहीं मारा। पैसा बरामद हो चुका था। इस जुर्म में दाऊद और साबिर को जेल जाना पड़ा। अब तक हाजी मस्तान को भी खबर मिल चुकी थी कि डोंगरी में एक ऐसा लड़का है जिसमें जिगरा है और जो आगे चलकर काम का आदमी बन सकता है। हालांकि दाऊद का सपना तो कुछ और था। वो तो खुद मुंबई का राजा बनना चाहता था। वो भले ही मस्तान का पैसा नहीं लूट पाया, लेकिन वो मस्तान की नज़रों में ज़रूर आ गया था और यहीं से दाऊद के प्रोफेशनल जुर्म की दुनिया की असल शुरुआत हुई। बैंक डकैती के 2 साल बाद दाऊद ने एक बार फिर राजनीति में कदम रखने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो पहले से ज़्यादा तैयार था। उसके साथ इस बार था पुलिस का सपोर्ट और मीडिया की ताकत। इकबाल नातिक नाम का एक युवा पत्रकार था जो रत्नागिरी से मुंबई आया था और वो डोंगरी में ही रहता था और दाऊद उसे अच्छी तरह से जानता था। नातिक ने कुछ टाइम तो मुंबई के अखबारों में काम किया, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो खुद का ही अखबार शुरू करेगा और इसलिए उसने खुद का एक अखबार शुरू कर दिया। दाऊद नातिक इकबाल को बहुत पसंद करता था। एक तो वो डोंगरी का ही था और ऊपर से वो पठान गैंग के खिलाफ खुलकर लिखता था। वो पठान गैंग के सारे काले कारनामे अपने अखबार में छापता था। दाऊद ये सब पढ़कर बहुत खुश होता था। उसे लगता था कि अरे नातिक तो उसका ही आदमी है, क्योंकि दोनों की दुश्मनी पठान गैंग से ही थी और जैसा कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यही वजह थी कि दाऊद ने नातिक से दोस्ती कर ली। अब नातिक को दाऊद के लड़कों से पठान गैंग के अंदर की सारी खबरें मिलती थी और नातिक अपने अखबार में पठान गैंग के खिलाफ खुलकर बेधड़क लिखने लगा। दाऊद को अपनी राजनीति के लिए नातिक से बेहतर कोई और साथी नहीं मिल सकता था और इसी सोच के साथ 1977 में उसने नातिक को एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनवाकर चुनाव में उतार दिया। उस समय उस इलाके में पठान गैंग का आतंक अपने चरम पर था, जहां दिन दहाड़े लूटमार खून खराबा एक आम सी बात बन चुकी थी। लेकिन चुनाव के इस माहौल में पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। डोंगरी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज का नाम था लीखा। वो जानता था कि अगर इस हालात को काबू में लाना है तो ये काम सिर्फ करीम लाला के कहने पर ही हो सकता है। इसलिए उसने इब्राहिम कास्कर को थाने बुलवाया और उससे कहा कि वो जाकर करीम लाला से मिले और उससे रिक्वेस्ट करे कि कुछ टाइम के लिए उसके लोग शांति बनाए रखें। इब्राहिम ने लीखा को साफ शब्दों में कह दिया कि अब उसकी पहले जैसी रेपुटेशन नहीं रही और उसे नहीं पता कि उसकी बात का पठान गैंग पर कुछ असर होगा भी या नहीं। लेकिन लीखा के बार बार जोर देने पर वो मान गया और करीम लाला तक उसकी बात पहुंचाने की कोशिश के लिए तैयार हो गया। इसके बाद कुछ दिन बीत गए, लेकिन हालात में कोई बदलाव नहीं आया और पठान गैंग का आतंक पहले की तरह ही जारी रहा। लीखा ने कुछ दिन और इंतजार किया, लेकिन दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गई, लेकिन फिर भी सिचुएशन वैसे की वैसी ही बनी रही। एक दिन लीखा इसी चिंता में अपने पुलिस स्टेशन में परेशान बैठा हुआ था, तभी नातिक उससे वहाँ मिलने आया और उसे परेशान देखकर उसने पूछा कि आप इतने परेशान क्यों हैं। नातिक के पूछने पर लीखा ने अपनी पूरी समस्या उसके सामने रख दी। ये सुनकर नातिक ने कहा कि उसका तरीका ही गलत है और फिर उसने शोले फिल्म का डायलॉग दोहराया कि लोहा ही लोहे को काटता है। लीखा को कुछ कुछ समझ में तो आ गया कि नातिक क्या कहना चाहता है, लेकिन उसके मन में ये सवाल था कि आखिर पठान गैंग के सामने टिकेगा कौन, कौन उनसे टक्कर लेगा। और जब उसने ये बात नातिक से पूछी तो उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने बाप को आजमा लिया, अब बेटे को आजमा के देख लो। इस तरह पुलिस के इनडायरेक्ट सपोर्ट मिलने के बाद दाऊद का काम और तेजी से बढ़ने लगा।
और उसका इफेक्ट इलाके में और मजबूत होता चला गया। हालांकि चुनाव के नतीजे आने पर नातिक हार गया और ये हार दाऊद के लिए एक सीख बनकर आई कि राजनीति सिर्फ पैसे और डर से नहीं चलती बल्कि अनुभव से भी चलती है। दाऊद ने तो ये बात समझ ली, लेकिन नातिक इस हार को कबूल नहीं कर पाया और उसने अपनी हार का जिम्मेदार पठान गैंग को ठहराया, जिसके बाद उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए पठान गैंग के खिलाफ और ज़्यादा आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया। अब अपने पेपर में उसने सिर्फ पठान गैंग के खिलाफ ही लिखना शुरू कर दिया। पहले तो वो जो भी लिखता था उसके लिए उसके पास कोई ना कोई सबूत होता था, लेकिन अब उसने सुनी सुनाई बातों पर भी पठान गैंग के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। इस बात से पठान गैंग नातिक से बेहद खफा था। ये बात दाऊद और लीखा दोनों को पता थी, लेकिन नातिक ऐसा कर रहा था तो उन दोनों को ही उसका फ़ायदा हो रहा था, इसलिए उन्होंने उसे रोका नहीं। दोस्तों, इन्हीं दिनों की बात है, एक नया शादीशुदा जोड़ा अपने हनीमून पर बम्बई आया हुआ था और वो यहाँ एक लोकल लॉज में रुका था। एक दिन पठान गैंग का खूंखार पठान अयूब लाला की नज़र उस लड़की पर पड़ गई। बस फिर क्या था, वो अपने कुछ साथियों के साथ उस कपल के कमरे में पहुंच गया और उसने वहां उस मासूम लड़की के साथ पूरी रात दरिंदगी की और सुबह निकलने से पहले उसने पति और पत्नी दोनों को मार दिया। पठान गैंग के डर से किसी ने भी ये बात पुलिस को नहीं बताई, लेकिन नातिक ने अपने अखबार में इस घटना को तफसील से लिखा और उसने अयूब लाला का नाम भी लिया। पुलिस को भी पता था कि ये काम अयूब लाला ने ही किया है, इसलिए खबर छपने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कुछ महीने जेल में रहने के बाद जब अयूब लाला बाहर आया तो उसके सिर पर खून सवार था। अब उसे सिर्फ नातिक चाहिए था। एक दिन नातिक को उसके घर से उन्होंने उठवा लिया और अपनी गाड़ी में डाल लिया। अयूब के लोगों ने उसे गाड़ी में ही मारना शुरू कर दिया। मारते मारते उन्होंने उसकी हालत बहुत ख़राब कर दी और उसे अधमरा कर दिया और फिर उसके बाद उसके अधमरे शरीर को खाड़ी के किनारे फेंक दिया। किसी तरह नातिक ने हिम्मत जुटाई, खुद को संभाला और रेंगते रेंगते सड़क तक पहुंच गया। वहां से कुछ अनजान लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। जब दाऊद और लीखा को ये पता चला तो वो उससे मिलने हॉस्पिटल पहुंचे। वहां नातिक ने उन्हें पूरी बात बताई। ये सुनकर दाऊद का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन 2 दिन बाद इन गंभीर चोटों की वजह से नातिक की मौत हो गई और ये खबर सुनते ही दाऊद जैसे पागल सा हो गया। इतने समय में दाऊद नातिक के बहुत करीब आ चुका था और वो उसका करीबी दोस्त बन गया था। नातिक ने दाऊद को पूरी तरह से बदल दिया था। अब तक दाऊद सिर्फ पैसा कमाने और नाम बनाने के लिए ही काम कर रहा था, लेकिन अब वो नातिक का इंतकाम चाहता था। उसने अयूब लाला से बदला लेने की ठान ली थी। आपको याद होगा कि दाऊद ने पठानों में से ही एक बड़े नाम बासु पठान को हराकर अपना नाम बनाया था। बासु पठान के गैंग में एक पहलवान था, खालिद पहलवान। बासु पठान वाली घटना के बाद से दाऊद ने खालिद पहलवान को अपने गैंग में शामिल कर लिया था। खालिद पहलवान भी अयूब लाला से नफरत करता था। पठान गैंग में रहते हुए अयूब ने कई बार खालिद की बेइज्जती की थी। खालिद को अयूब लाला द्वारा औरतों का शोषण बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दाऊद ये सारी बातें जानता था, इसलिए उसने खालिद से कहा, जाओ अयूब को पकड़कर ख़त्म कर दो। जब अयूब को ये पता चला तो वो अंडरग्राउंड हो गया। कुछ टाइम तक तो वो छुपा रहा, लेकिन था तो वो एक दबंग। जल्दी ही वो भी ये छुपने छुपाने से उकता गया और फिर से बाहर निकल आया। एक दिन खालिद को खबर मिली कि अयूब पास के ही एक दारू के अड्डे पर शराब पी रहा है। खालिद अयूब से निपटने अकेला ही वहां पहुंच गया। अयूब को देखते ही खालिद की आंखों में खून उतर आया और वो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। खालिद ने अयूब को कॉलर से पकड़ा और घसीटते हुए बाहर ले आया। फिर उसने उसे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। वैसे तो अयूब भी बड़ा गुंडा था, लेकिन आज खालिद पहलवान के सामने उसकी एक नहीं चल रही थी। खालिद ने अपना रामपुरी चाकू निकाला और उसने अयूब की एड़ियां काट दी। अयूब अब अपने हाथों के बल घिसटता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और खालिद उसे इस हालत में भी लगातार मार रहा था। पूरी सड़क पर खून की लकीर बन गई थी। लोग दूर से ये खौफनाक नज़ारा देख रहे थे और खालिद ने उसी चाकू से अयूब को ख़त्म कर दिया। पूरे इलाके ने ये सब अपनी आंखों से देखा था
और इसी के बाद हर तरफ दाऊद का खौफ फैल गया। अब दाऊद सिर्फ एक साधारण गुंडा नहीं रहा था, वो सही मायनों में डॉन बन चुका था। इस वक्त तक मुंबई पर 3 गैंग राज करते थे, पठान गैंग, वरदराजन गैंग और हाजी मस्तान गैंग। दाऊद और पठान गैंग के झगड़े में सबको नुकसान हो रहा था, जिसमें हाजी मस्तान भी शामिल था। अयूब की मौत के बाद तो ये दुश्मनी और भी बढ़ गई थी। हर वक्त कोई ना कोई किसी की हत्या कर रहा होता था। इस पूरे गैंगवार में हाजी मस्तान का भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। उसे समझ में आ गया था कि अब कुछ करना जरूरी है, नहीं तो सबका ही नुकसान हो जाएगा। और इसी सोच के साथ मस्तान ने वही किया जिसमें वो सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट था। उसने दाऊद और पठान गैंग के बीच सुलह करवाने की ठान ली और उसने अपने घर पर सभी गैंगस्टर्स की एक मीटिंग बुलवाई। इस मीटिंग में मुंबई के सभी छोटे बड़े डॉन शामिल हुए थे। मीटिंग में हाजी मस्तान ने कहा कि दाऊद और पठान गैंग दोनों ही एक ही कौम के लोग हैं, तो फिर आपस में इतना खून खराबा क्यों हो रहा है। उसने कहा कि उसे दुख होता है जब उसकी कौम के लोग एक दूसरे को मार देते हैं। मस्तान ने सबको समझाया कि मिलजुल कर काम करने में ही सबका फायदा है। मस्तान की इस बात पर पठान गैंग ने दाऊद की शिकायतें गिनानी शुरू कर दी। माहौल फिर से गर्म होने लगा, लेकिन तभी अंत में दाऊद खड़ा हुआ। उसने कहा कि वो यहाँ मौजूद सभी बड़ों की इज्जत करता है और वो ये वादा करता है कि अब वो और उसका गैंग बेवजह किसी भी पठान गैंग के आदमी को नहीं मारेंगे। दाऊद की ये बात सुनते ही महफिल का माहौल थोड़ा हल्का हो गया और वहाँ मौजूद लोग एक दूसरे के साथ घुलने मिलने लगे। उसी दिन हाजी मस्तान को ये समझ में आ गया था कि दाऊद भले ही सिर्फ 21 साल का छोकरा है, लेकिन दिमाग में वो बहुत सुलझा हुआ इंसान है। दाऊद भी ये बात समझ रहा था कि इस सुलह के बाद हाजी मस्तान का परचम और ऊपर जाएगा, लेकिन उसे इंतजार तो उस दिन का था जब हाजी मस्तान का टाइम खत्म होगा और वो खुद मुंबई का राजा बनेगा। आज दाऊद ने वहाँ मौजूद सभी गैंगस्टर्स को एक बात एहसास करवा दी थी कि अब मुंबई में सिर्फ पठान गैंग, मस्तान गैंग और वर्दा गैंग ही नहीं थे, बल्कि वहाँ एक और नाम इनकी बराबरी में खड़ा हो चुका था और वो था दाऊद साबिर गैंग। मुंबई का सहार एयरपोर्ट। अभी अभी दुबई से मुंबई की फ्लाइट लैंड हुई थी और उसमें से सभी पैसेंजर्स बाहर निकल रहे थे और उन्हीं में से एक पैसेंजर करीब 30-35 साल का स्मार्ट से दिखने वाला आदमी, वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वॉशरूम की तरफ बढ़ा। वॉशरूम में उसने अपना चेहरा धोया, तभी वहाँ एक कचरे उठाने वाला कर्मचारी भी आया। उस आदमी ने शीशे में देखा और दोनों की शीशे में नजरें मिली और दोनों का आंखों ही आंखों में कुछ इशारा हुआ। इसके बाद उस आदमी ने अपना बैग खोला और उसमें से एक मिठाई का डब्बा निकाला और वो डब्बा उसने बाहर रखे डस्टबिन में फेंक दिया। कुछ देर बाद वही सफाई कर्मचारी वहां आया और उसने उस डस्टबिन का सारा कचरा अपनी पेटी में डाल दिया। आप सोच रहे होंगे ये सब मैं आपको क्या सुना रहा हूँ। ये था दाऊद का स्मगलिंग का नया तरीका। दरअसल वो सफाई कर्मचारी दाऊद के लिए काम करता था और वो पैसेंजर भी दाऊद के लिए कुरियर का काम कर रहा था। ये सफाई कर्मचारी स्मगलिंग का सामान कचरे के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकाल देता था, जहां बाहर खड़ी गाड़ियों में दाऊद के लोग ये सोना अपने गोडाउन तक पहुंचा देते थे। उस वक्त ये गोल्ड स्मगलिंग का बिल्कुल नया तरीका था और इससे दाऊद को बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा था। दाऊद इसी तरीके से सोना, विदेशी करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक सामान स्मगलिंग किया करता था। ये वो टाइम था जब पुराने स्मगलर्स समुद्र के रास्ते स्मगलिंग किया करते थे, लेकिन दाऊद ने हवाई जहाज के जरिए स्मगलिंग का नया रास्ता निकाल लिया था और इसी वजह से दाऊद का काम दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। और यही बात पठान गैंग को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। पैसों की वजह से अब दाऊद की रेपुटेशन तेजी से बढ़ रही थी और उसके पास अब किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसने मुंबई के बाहर गुजरात, दमन और रत्नागिरी जैसे कोस्टल इलाकों पर भी स्मगलिंग करने के लिए अपना कब्जा जमा लिया था। 1980 के बाद तो दाऊद का दुबई आना जाना बहुत बढ़ गया था और उसका दुबई के शेखों के साथ उठना बैठना शुरू हो चुका था और वहाँ उसके बहुत मजबूत लिंक बन गए थे। दाऊद की दौलत लगातार बढ़ती जा रही थी और इसी वजह से उसकी पकड़ पुलिस डिपार्टमेंट और सरकार में भी बहुत मजबूत हो गई थी।
मुसाफिर खाना में दाऊद का इलाका अब किसी किले से कम नहीं था। वहाँ उसके बंदूकधारी बॉडीगार्ड पहरा देते थे। इलाके के लोग भी उससे बहुत सपोर्ट करते थे क्योंकि दाऊद की वजह से वो भी अमीर हो रहे थे। पठान गैंग इस सबसे बेहद नाखुश था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। अब दाऊद को हाजी मस्तान का सपोर्ट भी मिल चुका था। दूसरी तरफ पठान गैंग का लीडर अब अमीरजादा था, जो करीम लाला का भतीजा था। वो दिन रात दाऊद और उसके भाई साबिर को ख़त्म करने की कोशिश में लगा रहता था, लेकिन दाऊद के मजबूत सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की वजह से वो हर बार नाकाम हो जाता था। दाऊद हमेशा बहुत अलर्ट और डिसिप्लिन रहता था, लेकिन साबिर उतना समझदार नहीं था और उतना सुलझा हुआ भी नहीं था। साबिर अपनी जिस्मानी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कोठों पर जाया करता था। वैसे तो मुंबई में कमाठीपुरा इस काम के लिए बहुत मशहूर था, लेकिन वो आम लोगों के जाने की जगह थी। उन दिनों कांग्रेस हाउस एक ऐसी जगह थी जहां पैसे वाले लोग इस काम के लिए जाया करते थे, जहां इस तरह की कॉल गर्ल्स मिल जाया करती थी। साबिर भी कांग्रेस हाउस गया और वहां उसकी मुलाकात चित्रा नाम की एक लड़की से हुई। चित्रा देखने में एक आम लड़की थी, लेकिन उसकी अदाएं कमाल की थी और उसकी इन्हीं अदाओं पर साबिर का दिल आ गया। वो वहां गया तो अपने जिस्म की भूख मिटाने था, लेकिन धीरे धीरे वो चित्रा के प्यार में पड़ गया। वो चित्रा के साथ वही सब करता था जो आम तौर पर एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता है, जैसे साथ में पिक्चर देखना, चौपाटी पर घूमना, 5 स्टार होटल में खाना खाने जाना। चित्रा भी सबसे बहुत खुश थी। आज तक किसी ने उसे इस तरीके से ट्रीट नहीं किया था, इसलिए वो खुश थी और सातवें आसमान पर रहती थी। कांग्रेस हाउस में चित्रा की एक दोस्त और भी थी, जिसका नाम था नंदा। वो भी चित्रा की तरह वैश्यवृत्ति का काम करती थी। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए चित्रा उसे अपने दिल की सारी बातें शेयर करती थी। नंदा चित्रा के लिए खुश थी, लेकिन उसे अपने लिए दुख होता था। वो चाहती थी कि उसका भी कोई एक ऐसा आशिक हो जो उसे घुमाए फिराए और ऐश कराए। ये बात जल्दी अंडरवर्ल्ड में फैल गई। पठानों को भी इस बारे में पता चल गया। उन्होंने चित्रा को खरीदने की कोशिश की, लेकिन अब चित्रा भी साबिर से प्यार करने लगी थी, इसलिए उसने पठानों को किसी भी तरह की जानकारी देने से मना कर दिया। चित्रा ने ये बात साबिर को भी बताई, लेकिन साबिर ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। पठान गैंग की लॉटरी तब लगी जब उनके हाथ नंदा लग गई। अमीरजादा भी कांग्रेस हाउस आया जाया करता था। उसका मकसद सिर्फ अपनी जिस्मानी भूख मिटाना था। वहीं उसे चित्रा और नंदा की दोस्ती के बारे में पता चला। फिर उसने एक चाल चली। उसने नंदा के बारे में सब कुछ पता लगाया और उसे अपने नकली प्यार के जाल में फंसा लिया। उसने नंदा के साथ वही सब करना शुरू किया जो साबिर चित्रा के साथ करता था, यानी वो नंदा को पिक्चर दिखाने ले जाता, उसे बाहर घुमाने ले जाता। नंदा को तो जैसे वो सब मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। वो अमीरजादा के प्यार में पूरी तरह से पागल हो गई और दूसरी तरफ चित्रा अब अपनी हर बात नंदा से शेयर करती थी और नंदा प्यार में अंधी होकर वो सारी बातें अमीरजादा को बता दिया करती थी। एक रात चित्रा नंदा के पास आई और खुशी खुशी बोली कि साबिर उसे आज रात लोनावला लेके जा रहा है। वो उसके साथ गाड़ी में लोनावला जाएगी। रात को जब अमीरजादा ने नंदा को फ़ोन किया तो उसने ये बात उसे बता दी। ये सुनते ही अमीरजादा ने हड़बड़ी में फ़ोन काट दिया। उसे आज एक बहुत बड़ा मौका दिखाई दे रहा था। उसने तुरंत अपने साथियों को इकट्ठा करना शुरू किया। उसके इन साथियों में से एक का नाम था मान्य सुर्वे। मान्य बहुत चालाक और शातिर अपराधी था। उसे जासूसी किताबें पढ़ने का बेहद शौक था। रास्ते में जाते हुए साबिर ने अपनी कार के रियर व्यू में एक एम्बेसडर कार देखी जो पूरी तरह से फूलों से सजी हुई थी। साबिर को लगा कि कोई नया शादीशुदा जोड़ा घूमने निकला है। कुछ दूर के बाद उसे एहसास हुआ कि गाड़ी में पेट्रोल कम है, तो उसने कार को पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ दिया। फूलों से सजी वो गाड़ी भी पेट्रोल पंप के अंदर आ गई। जब साबिर ने उस गाड़ी को ध्यान से देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए। उस गाड़ी से अमीरजादा अपने कुछ साथियों के साथ उतर रहा था। उनमें मान्य सुर्वे भी शामिल था। सभी के हाथों में गन थी। साबिर ने तुरंत चित्रा को गाड़ी से धक्का देकर बाहर उतार दिया और खुद ग्लव कंपार्टमेंट से अपनी गन निकालने लगा, लेकिन उसे इतना मौका नहीं मिला। अमीरजादा और उसके साथियों ने साबिर पर गोलियों की बौछार कर दी। साबिर को 9 गोलियां लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दाऊद साबिर सिंडिकेट में से अब साबिर खत्म हो चुका था और दाऊद अकेला रह गया था। इस हादसे ने पूरी डोंगरी को हिलाकर रख दिया था। अब हर कोई सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, दाऊद अब क्या करेगा और वो कैसे अपने भाई की मौत का बदला लेगा।
साबिर की मौत के बाद दाऊद पूरी तरह से टूट चुका था। उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फूट रहा था। कुछ ही दिनों में उसने पता लगवा लिया कि साबिर के मर्डर के पीछे अमीरजादा और मान्या सुरभि का हाथ है। दाऊद ने उसी वक्त तय कर लिया कि वो इन दोनों को जान से मार देगा और अपने भाई की मौत का बदला जरूर लेगा। वैसे तो दाऊद इन दोनों को मारने को बेताब था, लेकिन वो हमेशा हर काम सोच समझकर और पूरी प्लानिंग के साथ करता था। इस बार भी उसने बहुत सोच विचार के बाद ही कदम उठाने का फैसला किया। देखा जाए तो मान्या सुरभि और दाऊद की कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मान्या ने अमीरजादा का साथ दिया था, इसलिए अब उसका मरना तय था। मान्या सुरभि एक बॉडी बिल्डर और पढ़ा लिखा आदमी था। उसके अपने ही भाई ने उसे एक झूठे केस में जेल भिजवाया था और यहीं से वो क्राइम की दुनिया में उतर गया था। अब तक दाऊद स्मगलिंग से इतना पैसा कमा चुका था कि पुलिस डिपार्टमेंट में उसकी अच्छी खासी पकड़ बन चुकी थी। पैसे और उसके रसूख की वजह से पुलिस को उससे कोई खास परेशानी नहीं थी। पठान गैंग के मुकाबले दाऊद अभी छोटा सरदर्द माना जाता था। पुलिस की नज़र में वो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, बल्कि पुलिस दाऊद के जरिए पठान गैंग को कंट्रोल में रखना चाहती थी। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि उस दौर में दाऊद और पुलिस के बीच एक तरीके की दोस्ती बन चुकी थी। एक दिन दाऊद को खबर मिली कि मान्या सुरभि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके कॉलेज जाने वाला है। उसकी गर्लफ्रेंड का कॉलेज वडाला में था। दाऊद ने तुरंत ये जानकारी पुलिस में अपने लोगों तक पहुंचा दी, लेकिन उसने एक शर्त रखी। मान्या सुरभि को जिंदा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे वहीं खत्म कर दिया जाएगा। पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर ली। जैसे ही मान्या वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उस पर गोलियां चला दी। मान्या को कई गोलियां लगी और वह बुरी तरह से घायल हो गया। मान्या भी समझ चुका था कि ये खेल पुलिस और दाऊद की मिलीभगत का है। कहते हैं कि जब पुलिस उसे हॉस्पिटल लेके जा रही थी, तब भी वो घायल हालत में दाऊद और पुलिस दोनों को गालियां दे रहा था। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पुलिस उसे जानबूझकर तब तक हॉस्पिटल नहीं ले गई जब तक उसकी सांसें लगभग खत्म नहीं हो गई। आखिरकार इस इनकाउंटर में मान्या सुरभि मारा गया। अब दाऊद के निशाने पर सिर्फ एक अमीरजादा बचा था। परेशानी ये थी कि अमीरजादा अंडरग्राउंड हो चुका था और दाऊद की ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो उसे कैसे ढूंढे। लेकिन किस्मत ने इस बार दाऊद का साथ दे दिया। एक दिन अचानक पुलिस को अमीरजादा मिल गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक्चुअली हुआ ये कि उन दिनों बॉलीवुड में एक मूवी आई थी जिसका नाम था शक्ति। ये मूवी एकदम सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर का नाम था मुशीर रियाज। इस फिल्म से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया और ये बात अंडरवर्ल्ड तक भी पहुंच चुकी थी। एक दिन पठान गैंग ने बीच रास्ते से ही मुशीर रियाज को किडनैप कर लिया। उनसे मोटी फिरौती वसूली गई और फिर उन्हें छोड़ा गया। ये खबर मीडिया में बहुत उछली और पुलिस पर किडनैपर्स को पकड़ने का बाहरी दबाव बनने लगा। जब मुशीर वापस आए तो पुलिस ने उनसे पूछताछ की और उनके बयान के आधार पर पठान गैंग को ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में पुलिस ने उनके एक ठिकाने का पता लगा लिया और वहां छापा मारकर कई लोगों को पकड़ लिया। पकड़े गए लोगों में अमीरजादा भी शामिल था, लेकिन अमीरजादा का जेल में होना दाऊद को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि जेल के अंदर तो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। दाऊद के लिए अमीरजादा का गिरफ्तार होना कोई मायने नहीं रखता था। वो तो उसे अपने हाथों से ख़त्म करना चाहता था। दाऊद जानता था कि मान्या सिर्फ एक मोहरा था। उसके भाई की मौत का असली जिम्मेदार तो सिर्फ और सिर्फ अमीरजादा था। दाऊद गैंग में एक बड़ा नाम था बड़ा राजन। यही वो बड़ा राजन था जो आगे चलकर छोटा राजन का गुरु बना। बड़े राजन ने प्लानिंग की कि अमीरजादा को कोर्ट के अंदर मारा जाएगा, क्योंकि वहाँ उसकी सिक्योरिटी के लिए पठान गैंग का कोई आदमी मौजूद नहीं होगा। इस काम के लिए उसने एक डेविड परदेसी नाम के छोटे अपराधी को चुना। उस दौर में कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि अदालत के अंदर किसी का मर्डर किया जा सकता है, और वो भी पठान गैंग जैसे खतरनाक गैंग के नंबर 2 आदमी का। 6 सितंबर 1983 को डेविड परदेसी को सिटी कोर्ट लाया गया। उसे पता था कि उसे क्या करना है, इसलिए वो बेहद परेशान था। उसने एक ढीली टी शर्ट पहन रखी थी और उसके अंदर एक रिवॉल्वर छुपा रखा था। घबराते हुए वो अदालत के अंदर दाखिल हुआ। कोर्ट रूम लोगों से भरा हुआ था। तभी जज ने हथौड़ा बजाया और पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। इसके बाद अमीरजादा को पेश करने का आदेश दिया गया। उसी पल परदेसी ने अपनी कमीज के अंदर से एक रिवॉल्वर निकाल लिया, लेकिन उसके सामने एक बड़ी मुश्किल थी। उसकी और अमीरजादा के बीच में कई लोग खड़े थे।
ऊपर से पुलिस वाले भी मौजूद थे, इसलिए साफ साफ निशाना लगाना इतना आसान नहीं था। दाऊद की साफ हिदायत थी, गोली सीधे अमीरजादा को ही लगनी चाहिए। प्लान के मुताबिक अमीरजादा को मारने के बाद परदेसी को अदालत की खिड़की से नीचे कूदना था, जहां नीचे जीप में बड़ा राजन और उसका ड्राइवर बलराम इंतजार कर रहे थे। लेकिन उस वक्त परदेसी के दिमाग में भारी उथल पुथल चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे करे। तभी सामने खड़ा एक पुलिस वाला थोड़ा सा हिला और उसी पल परदेसी ने मौका देखकर अमीरजादा के माथे पर निशाना लगाया और ट्रिगर दबा दिया। और उसी के साथ कोर्ट रूम में धमाके की आवाज़ गूंजी और अमीरजादा वहीं अपने घेरे के बीच गिर पड़ा। अदालत में भगदड़ मच गई, लोग जान बचाकर भागने लगे। नीचे जीप में इंतजार कर रहे लोगों ने जब काफ़ी देर तक परदेसी को बाहर निकलते नहीं देखा तो उन्होंने समझ लिया कि वो मारा गया होगा, क्योंकि वो जानते थे कि वहाँ से जिंदा निकलना लगभग नामुमकिन था। लेकिन परदेसी समझदार निकला। पुलिस के हाथ लगने के बाद उसने कोई बहादुरी नहीं दिखाई और तुरंत सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, जहाँ पुलिस के कहने पर वो अमीरजादा के मर्डर केस में दाऊद के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो गया। इसके बाद दाऊद के सामने पुराने डॉन्स यानी कि पठान गैंग, वर्दा गैंग या फिर हाजी मस्तान गैंग, इनकी तरफ से कोई चैलेंज नहीं बचा था। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अब सिर्फ दाऊद का ही सिक्का चलता था और धीरे धीरे वो इस माया नगरी का सबसे बड़ा डॉन बन चुका था। वक्त के साथ दाऊद ने दुबई को अपना नया ठिकाना बना लिया। वहाँ बैठकर वो पूरे सिंडिकेट को कंट्रोल करता था। मुंबई में उसके गैंग की जिम्मेदारी उसने अब छोटा राजन को दे दी थी। छोटा राजन और दाऊद के बीच सिर्फ बॉस और गैंगस्टर वाला रिश्ता नहीं था, बल्कि उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। 27 दिसंबर 1993 की बात है। दुबई की एक रंगीन रात थी। दुबई की सड़कों पर लोग मजे कर रहे थे और मौज मस्ती करने वालों की वहां बहुत चहल पहल थी। दुबई के एक रेस्टोरेंट में बैठे 5 लोग शराब पी रहे थे। धीरे धीरे रात और गहराती जा रही थी और ये 5 शख्स शराब पीकर एकदम आउट हो चुके थे। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा कि जल्द ही एक बहुत बड़ा खेल होने वाला है और समझ लो कि वो तो गया। इस पर साथ बैठे दूसरे आदमी ने सवाल पूछा, भाई कौन गया, किसकी बात कर रहे हो? तो पहले आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो दूसरे आदमी के सवाल पूछने पर पहले आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नाना यानी छोटा राजन का गेम बजने वाला है। कौन थे ये 5 लोग जो अंडरवर्ल्ड के डॉन छोटा राजन के मर्डर के प्लान की बात कर रहे थे और उसको इतने कैजुअल तरीके से कह रहे थे, जो कह रहे थे कि राजन को मारकर वो लोग समुद्र में फेंक देंगे। शराब के नशे में राजन को मारने की बात करने वाले ये 5 शख्स कोई और नहीं थे, बल्कि ये थे डी कंपनी के शार्प शूटर। इन 5 लोगों में शामिल थे सुनील सावंत उर्फ सौत्या, गुरु सातम, अनिल परब और बाकी के 2 लोग। जैसे कि आप जानते ही हो कि ये सब डी कंपनी यानी कि दाऊद के गैंग के मेंबर्स थे। छोटा राजन भी उस वक्त दाऊद के साथ ही था और दुबई में ही था। कुछ दिन पहले ही दाऊद के जन्मदिन की पार्टी थी और खूब खुशी और जश्न का माहौल था। छोटा राजन, जो उस वक्त तक दाऊद गैंग का नंबर 2 हुआ करता था, वो भी इस पार्टी में शामिल था। लेकिन इस पार्टी में कुछ ऐसा हुआ जो राजन को पसंद नहीं आया। पार्टी में दाऊद बार बार छोटा शकील और स्वात्या के पिछले मिशन की तारीफ कर रहा था। उस मिशन में इन लोगों ने मुंबई के एक हॉस्पिटल में घुसकर गोलीबारी की थी और दाऊद के दुश्मनों को मार गिराया था। हालांकि इस मिशन में कुछ पुलिस वाले और आम लोग भी मारे गए थे। एक तो राजन को पहले से इस मिशन के बारे में कुछ बताया नहीं गया था और ऊपर से दाऊद बार बार इस ऑपरेशन की कामयाबी की इतनी तारीफ कर रहा था कि छोटा राजन पार्टी को गुस्से में छोड़कर वहां से निकल गया। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह राजन को एक फोन आया। फोन करने वाले ने उसे बताया कि दाऊद आपका गेम सेट करने वाला है, आपके लिए दाऊद ने फील्डिंग लगा ली है, अगर आप अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। उस वक्त छोटा राजन दुबई में ही था और एक होटल में ठहरा हुआ था। कितनी दिलचस्प कहानी है दोस्तों।
गेम के अंदर ही गेम चल रहा था। यहाँ एक तरफ दाऊद और उसके लोग छोटा राजन को टपकाने की प्लानिंग कर रहे थे, तो दूसरी तरफ गैंग के अंदर से ही कोई आदमी छोटा राजन को अलर्ट कर रहा था कि आपका गेम बजने वाला है, अगर आप अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। ये फोन आने के बाद राजन ने सोचा कि वो बुरी तरह से फंस गया है। उसका पासपोर्ट भी दाऊद के कब्जे में था और पूरे दुबई में दाऊद का दबदबा था, हर तरफ उसके आदमी थे। ऐसे में राजन को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। जिस आदमी ने उसे फ़ोन करके उसके मर्डर के प्लान के बारे में उसे बताया, वो उससे ज़्यादा उसकी कोई और मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसकी अपनी जान खतरे में पड़ सकती थी। राजन सोच रहा था कि वो दाऊद और वो कभी कितने अच्छे दोस्त थे, उनके बीच कितने अच्छे रिलेशन थे, और इतनी अच्छी दोस्ती और इतने अच्छे रिलेशन के बीच में इतनी दूरियां कहां से आ गई कि दाऊद उसे मरवाने की सोच रहा है। सबसे चिंता की बात ये थी कि बिना पासपोर्ट के दुबई से वो बाहर कैसे निकलेगा। जिस इंसान ने उसे ये खबर दी थी वो उसका बहुत ही वफादार इंसान था और उसका नाम था गुरु सातम, इसलिए खबर एकदम पक्की थी, उसके ऊपर उसको कोई शक नहीं था। राजन का पूरा दिन इसी उधेड़-बुन में बीत गया और जैसे जैसे शाम हुई उसने फैसला कर लिया कि उसको अब क्या करना है। अब उसे सिर्फ रात होने का इंतज़ार था, क्योंकि दिन में बाहर निकलना खतरनाक था। रात होते ही उसने अपनी गाड़ी निकाली और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर में ही उसकी मंजिल उसके सामने थी और वो पहुंच चुका था इंडियन एम्बेसी के सामने। दुबई में दाऊद बहुत ही पावरफुल था, हर जगह उसके आदमी थे। राजन किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था, ऊपर से उसके पास उसका पासपोर्ट भी नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि इंडियन एम्बेसी ही उसे बचा सकती है। एम्बेसी पहुंचकर राजन ने वहां मौजूद अधिकारी से कहा, मैं इंडिया का मोस्ट वांटेड डॉन छोटा राजन हूँ। ये सुनते ही उस अधिकारी के पांव तले जमीन खिसक गई और वो सोचने लगा कि इंडिया का मोस्ट वांटेड भला कानून की दहलीज पर क्या करने आया है। उसने फटाफट अपने सीनियर ऑफिसर को जाकर ये बात बता दी और कुछ ही देर में उसका सीनियर ऑफिसर भी वहां पहुंच गया। राजन ने उसके सामने खुलकर अपनी पूरी बात रख दी। राजन ने उन्हें बताया कि मैं दाऊद के साथ काम करता हूं, लेकिन दाऊद अब मुझे मारना चाहता है। अगर आप मुझे दुबई से बाहर निकाल दें तो बदले में मैं दाऊद के हर धंधे, हर कार्टेल, हर सिंडिकेट, उसकी हर प्रॉपर्टी के बारे में आपको सारी जानकारी दे सकता हूं। राजन का ऑफर बहुत दमदार था, इसलिए उस अधिकारी ने वहां मौजूद एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को इसकी पूरी जानकारी दी। आपको ये बता दूं कि इस तरीके की हर बड़ी एम्बेसी में जरूर रॉ या आईबी के कोई ना कोई इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स तैनात किए जाते हैं। जब इस इंटेलिजेंस ऑफिसर ने भी राजन से दोबारा बात की तो उसे लगा कि ये मौका अच्छा है, राजन से मिली जानकारी बहुत काम आ सकती है, और उसने दिल्ली में आईबी हेडक्वार्टर में फ़ोन किया। उसने दिल्ली में अपने सीनियर ऑफिसर को बताया कि राजन दाऊद के खिलाफ पूरी जानकारी देने को तैयार है, जिससे मुंबई ब्लास्ट से जुड़ी सारी जानकारी हमें मिल सकती है। बदले में उसे दुबई से किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। दिल्ली में बैठे सीनियर आईबी ऑफिसर को भी लगा कि यह मौका बहुत अच्छा है, ये जानकारी एकदम गोल्ड माइन है और इस जानकारी से हम दाऊद के खिलाफ कोई बड़ा पुख्ता केस बना सकते हैं और हमें दाऊद के गैंग के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो उसने सीधे होम मिनिस्ट्री से संपर्क किया। होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेने के बाद ये डिसाइड किया गया कि क्योंकि राजन के पास पासपोर्ट नहीं है, इसलिए उसे एक ऐसे देश में ले जाया जाएगा जहां पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी, और इस काम के लिए उन्होंने नेपाल को चुना और छोटे राजन को भारतीय इंटेलिजेंस की चार्टर्ड फ्लाइट से उसी रात दुबई से निकालकर नेपाल पहुंचा दिया गया। नेपाल पहुंचकर इंडियन इंटेलिजेंस ने छोटे राजन को भारत के एक सेफ हाउस में रखवाया। वहां छोटा राजन को 2 महीने रखा गया। इस दौरान इंटेलिजेंस सर्विसेज के लोगों ने, यहाँ पर भारतीय सीक्रेट सर्विस के लोगों ने लगातार राजन से पूछताछ की और उससे जानकारी निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन राजन बहुत ही शातिर था। वो समझ गया था कि अगर उसने सब कुछ उगल दिया तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी और ये एजेंट्स उसे मरने के लिए भी छोड़ सकते हैं। नेपाल में आईएसआई और दाऊद का भी बहुत बड़ा नेटवर्क था।
इसलिए इंडियन इंटेलिजेंस सर्विस के लोगों को लगा कि राजन को ज़्यादा दिन तक यहाँ रखना सुरक्षित नहीं है। इसलिए उन्होंने राजन की मोहन कुमार के नाम से एक नकली आइडेंटिटी बनाई और उसी पहचान के साथ उसे मलेशिया भेज दिया। छोटा राजन का असली नाम राजेंद्र निकल्ज था। उसका जन्म 1960 में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उसके पिता सदाशिव एक दवाई की कंपनी में काम करते थे। उसके घर में 3 भाई और 2 बहनें थीं, यानी कुल मिलाकर ये 5 भाई बहन थे। वैसे तो उसका परिवार महाराष्ट्र के सतारा जिले से था, लेकिन कई सालों से वो मुंबई में रह रहा था। मुंबई के चेंबूर इलाके में तिलक नगर नाम की जगह पर उनका घर था और छोटा राजन का जन्म भी यहीं हुआ था। पढ़ाई में छोटा राजन का कभी भी मन नहीं लगा। उसने सिर्फ 5वीं तक की ही पढ़ाई की और उसके बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। उसी दौर में यानी 70 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड अपने पैर पसार रहा था। शहर में गैंग्स तेज़ी से बढ़ रहे थे और इन्हीं गैंग्स की शरण में जाकर राजन धीरे धीरे क्राइम की दुनिया में उतर गया। चेंबूर में उस वक्त जगदीश शर्मा नाम के एक गुंडे का राज चलता था। राजन ने उसका गैंग ज्वाइन कर लिया। गैंग में आने के बाद सबसे पहले उसने सहकार थिएटर के बाहर सिनेमा हॉल की टिकट्स ब्लैक करना शुरू कर दी। करीब 4 साल बाद 1989 में पुलिस ने इस ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगाने के लिए एक दिन सहकार सिनेमा के हॉल के बाहर लाठीचार्ज कर दिया। हर जगह अफरा तफरी मच गई। सभी ब्लैक करने वाले लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन छोटा राजन नहीं भागा। उसने पास खड़े एक हवलदार से उसकी लाठी छीन ली और सीधे जाके पुलिस से भिड़ गया। देखते ही देखते पुलिस और छोटा राजन के बीच में हाथापाई होनी शुरू हो गई और छोटा राजन ने 5 पुलिस वालों को घायल कर दिया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन चेंबूर के लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक 5 फुट 3 इंच के लड़के ने डरने के बजाय पुलिस वालों का मुकाबला किया और पुलिस वालों से भिड़ गया। इस घटना के बाद राजन की वहाँ धाक जम गई। लोग उससे डरने लगे। कुछ महीनों वो जेल में रहा। उसके बाद वो छूटकर वापस चेंबूर आया तो नॉर्थ ईस्ट मुंबई के कई गैंग्स उसे अपने साथ लेने को तैयार थे। धीरे धीरे उसका क्राइम का ग्राफ ऊपर चढ़ने लगा। उस वक्त तक भी उसका नाम राजेंद्र निकलजी था। करीब 3 साल तक अलग अलग गैंग्स में काम करने के बाद 1982 में उसने एक नया गैंग ज्वाइन किया जिसके लीडर का नाम था राजन नायर। राजन नायर एक बड़े लेवल का गैंगस्टर था और वो दाऊद के साथ काम कर चुका था। उसके दाऊद से अच्छे कनेक्शन थे, तो जब उसने छोटा राजन के बारे में सुना तो उसने उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया। राजन नायर की छत्र छाया में छोटे राजन ने अंडरवर्ल्ड के कई दांवपेच सीख लिए। राजन नायर उसे बहुत पसंद करता था और क्योंकि अब उस गैंग में 2 राजन हो गए थे, इसलिए लोगों ने राजन नायर को बड़ा राजन और राजेंद्र निखल्ज को छोटा राजन कहना शुरू कर दिया। उसी इलाके में एक और गैंगस्टर था जिसका नाम था अब्दुल कुंजू। अब्दुल कुंजू और बड़े राजन के बीच में बहुत गहरी दुश्मनी थी। हालांकि किसी ज़माने में ये दोनों बहुत गहरे दोस्त हुआ करते थे और साथ ही काम भी किया करते थे। असल में बड़े राजन की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसे अब्दुल कुंजू ने भगाकर उससे शादी कर ली। इसी बात ने दोनों के बीच की दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। एक दिन बड़ा राजन एक केस में गिरफ्तार हो गया। ये बात 1993 की है। छोटा राजन जब बड़े राजन की गैंग में शामिल हुआ तो उस वक्त तक उसे 1 ही साल हुआ था और पुलिस ने बड़े राजन को गिरफ्तार कर लिया था। अब एक दिन पुलिस बड़े राजन को कोर्ट लेकर जा रही थी, तभी अब्दुल कुंजू के कुछ लोगों ने घात लगाकर बड़े राजन पर हमला कर दिया और उस पर गोली चला दी, जिससे बड़े राजन की मौत हो गई। बड़े राजन की मौत के बाद छोटे राजन ने गैंग की कमान अपने हाथों में ले ली और पूरा कंट्रोल संभालते ही उसने कसम खाई कि वो बड़े राजन की मौत का बदला अब्दुल कुंजू की जान लेकर रहेगा। जब ये बात कुंजू तक पहुंची तो वो घबरा गया। अपनी जान बचाने के लिए वो मुंबई के अलग अलग डॉन्स के पास मदद मांगने के लिए गया, लेकिन किसी भी डॉन ने उसकी कोई मदद नहीं की। इन डॉन में से कुछ लोग मुस्लिम डॉन भी थे। कुंजू ने सोचा था कि शायद मैं मुस्लिम हूँ और इसलिए ये मुस्लिम डॉन मेरी मदद के लिए सामने आए, लेकिन मुंबई गैंग में उस टाइम पर
धर्म ज़्यादा मैटर नहीं करता था। उस टाइम पर गैंग की लॉयल्टी ज़्यादा मैटर करती थी, इसलिए हर किसी डॉन ने कुंजू की मदद करने से मना कर दिया। उसने सोचा कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे तो शायद पुलिस कस्टडी में वो सेफ रहे। ये सोचकर उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। उसने सोचा कि पुलिस कस्टडी में रहने से शायद उसकी जान बच जाएगी। कुंजू ने अपना शातिर दिमाग चलाया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि राजन उससे 2 कदम आगे की सोच रहा है। तो राजन ने पुलिस डिपार्टमेंट के लोअर लेवल के ऑफिसर्स के साथ कुछ सांठगांठ कर ली और उन्हें रिश्वत देकर अब्दुल कुंजू की हर खबर अपने तक पहुंचाने लगा। इसका फ़ायदा भी उसे बहुत जल्द हुआ। एक दिन उसे खबर मिली कि 22 जनवरी को मुंबई पुलिस कुंजू को विक्रोली कोर्ट लेकर जाएगी। राजन के लिए एक सुनहरा मौका था, क्योंकि कुंजू ने भी बड़े राजन को कोर्ट ले जाते वक्त ही मारा था। अंडरवर्ल्ड में रहने वालों की सोच लगभग एक जैसी ही होती है, और कुंजू ने भी ये अंदाज़ा लगा लिया था कि राजन उसे कोर्ट या कोर्ट के जाने वाले रास्ते में मारने की कोशिश करेगा। इसलिए उसने आखिरी वक्त में पुलिस को पैसे देकर ये अरेंजमेंट करवा लिया कि पुलिस उसे पुलिस वैन के बजाय उसके खुद की अरेंज की हुई कार में कोर्ट तक लेकर जाए। लेकिन छोटा राजन उससे कई कदम आगे की सोच रहा था। उसने पता लगवा लिया था कि कुंजू किस गाड़ी से जा रहा है, और कोर्ट की पेशी ख़त्म होने के बाद जब कुंजू की गाड़ी चेंबूर के एक रेड सिग्नल पर रुकी, तभी फिल्मी अंदाज में एक दूसरी गाड़ी आकर उसके पास रुकी। अचानक उस गाड़ी से कुछ लोग उतरे और उन्होंने कुंजू की कार पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उस वक्त कार में कुंजू के साथ 2 पुलिस वाले भी थे। जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ, ये हमलावर भाग निकले, लेकिन किस्मत ने उस दिन कुंजू का साथ दे दिया। हमले के दौरान वो और पुलिस वाले सीट के नीचे छुप गए, जिससे वो बच गया। हालांकि उसके कंधे में गोली जरूर लगी। इस हमले से कुंजू बुरी तरह डर गया। अब उसे समझ में आ गया कि वो पुलिस कस्टडी में भी सेफ नहीं है। यहाँ तक कि राजन का खौफ अब उसके अंदर इतना गहरा बैठ गया कि वो रात को घबरा कर उठ जाता था और चीखने लगता था। कंधे की चोट के इलाज के लिए जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो राजन को भी इसकी खबर मिल गई। उसने अपने एक शूटर को मरीज बनाकर पहले से ही अस्पताल भेज दिया। उस शूटर ने अपने हाथ में एक नकली प्लास्टर चढ़ा लिया, जिसके अंदर वो अपनी गन छुपाकर ले गया और वो कुंजू के आने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही कुंजू हॉस्पिटल पहुंचा, राजन के शूटर ने अपने नकली प्लास्टर से गन निकालकर उस पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन कुंजू की किस्मत एक बार फिर से अच्छी थी और इस बार भी वो बच निकला। गोली फिर से उसके कंधे पर लगी। हालांकि इस शूटिंग में एक मरीज की जान चली गई। राजन के इस दुस्साहस ने मुंबई के सबसे बड़े डॉन का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया। दाऊद ने देखा कि राजन अपने बॉस का बदला लेने के लिए किस हद तक जा रहा है। उसने देखा कि कैसे वो कुंजू की हर मूवमेंट पर नज़र रख रहा था, कैसे उसने पुलिस कस्टडी में 2-2 बार हमला करके उसे मारने की कोशिश की। दाऊद इस सबसे बहुत इम्प्रेस हो गया और उसने राजन को अपने गैंग में शामिल करने का फैसला कर लिया। दाऊद ने राजन को अपने गैंग में शामिल होने का ऑफर दिया, जिसे राजन ने एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह 1984 में छोटा राजन डी कंपनी का हिस्सा बन गया। अब देखते ही देखते 2 साल बीत गए और ये 1986 का टाइम था। दाऊद के इलाके में एक और ताकतवर गैंग था जिसका नाम था पठान गैंग। ये गैंग दाऊद से भी पुराना गैंग था और ये बहुत ही पावरफुल गैंग था। पठान गैंग और दाऊद गैंग, इन दोनों गैंग्स के बीच में बहुत गहरी दुश्मनी थी। पठान गैंग का एक खास मेंबर था जिसका नाम था समद खान। एक दिन समद खान किसी बिल्डिंग में लिफ्ट से नीचे उतर रहा था। तभी ग्राउंड फ्लोर पर 3 लोगों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और उसके सीने में 19 गोलियां उतार दी। इस वजह से मौके पर ही समद खान की मौत हो गई। समद खान को मारने का ये पूरा प्लान छोटा राजन ने बनाया था। इसके बाद से दाऊद की नज़र में छोटा राजन की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई। इस मर्डर के बाद से मुंबई में गैंग वॉर का खतरा बढ़ गया था और पुलिस का दबाव दाऊद पर तेज हो गया था। हालात को देखते हुए 1986 में दाऊद ने मुंबई को छोड़कर दुबई शिफ्ट होने का फैसला कर लिया और जाने से पहले मुंबई में उसने अपने गैंग की कमान छोटे राजन के हाथ में सौंप दी। अब राजन ही मुंबई में डी कंपनी का बॉस बन चुका था, लेकिन वो अब्दुल कुंजू को अभी भी भूला नहीं था। बड़े राजन की मौत का बदला अभी बाकी था। ये बात है 1987 की। तब तक
बड़े राजन की मौत को 4 साल बीत चुके थे। कुंजू को अब लगा कि उसका खतरा टल गया है। जब कुंजू ने खुले में घूमना शुरू कर दिया तो राजन ने मौका देखा। कुंजू को क्रिकेट का शौक था और एक दिन वो चेंबूर के लोकल ग्राउंड पर अपने साथियों के साथ एकदम वाइट यूनिफॉर्म में क्रिकेट खेल रहा था। उसने एक शॉट खेलकर गेंद बाउंड्री के बाहर मार दी। तभी कुछ लड़के गेंद लौटाने के बहाने उसकी तरफ बढ़े, लेकिन अचानक ही उन लड़कों ने चाकुओं और गन से कुंजू के ऊपर हमला कर दिया। कुंजू के लोग उसे बचाने के लिए दौड़े और कुछ ही मिनटों में वहाँ बहुत ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। करीब 20 मिनट के अंदर कुंजू का खेल खत्म हो चुका था। उसे छोटे राजन के लड़कों ने मार गिराया था। आखिरकार 4 साल बाद छोटे राजन ने अपना बदला पूरा कर लिया था। इसी बीच दाऊद दुबई में बस चुका था और उसने वहाँ एक आलीशान बंगला बना लिया था जिसका नाम उसने व्हाइट हाउस रखा था। उसने दुबई में अपना नया हेडक्वार्टर बनाने का फैसला किया और वहीं से अपने पूरे नेटवर्क को चलाने लगा। इस वजह से उसने छोटे राजन को भी दुबई बुला लिया। अब तक राजन दाऊद का सबसे भरोसेमंद आदमी बन चुका था, क्योंकि वो उसके हर काम को बिना सवाल किए पूरा कर देता था। इसी दौरान छोटा राजन ने मुंबई में बड़े पैमाने पर नए लड़कों की भर्ती शुरू कर दी। 80 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था और राजन तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा था। बहुत सारे यंग लोग इन गैंगस्टर्स से बहुत इम्प्रेस थे और वो इन्हें अपना रोल मॉडल मानते थे। मुंबई में दाऊद के राइवल्स गैंग भी थे। इन्हीं में से एक गैंग था जिसका हेड था अशोक जोशी। छोटा राजन ने दुबई में रहते हुए अपनी प्लानिंग और चालाकी से इस पूरे गैंग का पनवेल हाईवे पर इनकाउंटर करवा दिया। छोटे राजन में एक खास चीज़ थी, वो मसल पावर के साथ साथ दिमाग का भी बखूबी इस्तेमाल करता था। अब उसने पूरे डी गैंग को एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह चलाना शुरू कर दिया था। छोटा राजन ने धीरे धीरे कंपनी के काम को भारत से बढ़ाकर दुनिया भर में फैलाना शुरू कर दिया। श्रीलंका, मलेशिया, इटली, मैक्सिको, इजराइल, कराची, टर्की, इन सब जगहों पर उसने वहाँ के लोकल माफियाओं के साथ डी कंपनी की पार्टनरशिप करवा दी। इसके अलावा राजन ने बिल्डर्स, होटल के मालिक, यहाँ तक कि सरकारी कंस्ट्रक्शन कंपनी से भी पैसे वसूलना शुरू कर दिया था। ये एक तरह की एक्स्ट्रा इनकम थी जिसे वो कंपनी के लिए जुटा रहा था। इस पैसे का इस्तेमाल उसने और ज़्यादा शार्प शूटर्स को बढ़ाने में किया। दाऊद इन सब चीज़ों से बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि राजन एकदम सही मैनेजर है, वो कंपनी को आगे बढ़ा रहा है और अब वो यानी कि दाऊद आराम से अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर सकता है। ये राजन और दाऊद की दोस्ती का सबसे अच्छा टाइम था। दोनों को जरा भी अंदेशा नहीं था कि आने वाले वक्त में दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। अब तक आपने देखा कि कैसे छोटा राजन धीरे धीरे दाऊद के गैंग में उसके बेहद करीब आ गया था। छोटा राजन में एक खास बात थी, वो मसल पावर के साथ साथ दिमाग का भी बखूबी इस्तेमाल करता था। उसने अपने पूरे गैंग को एक कंपनी की तरह चलाना शुरू कर दिया था। छोटे राजन ने अपना एक ऐसा मजबूत नेक्सस तैयार कर लिया था जिसमें क्रिमिनल, गैंगस्टर्स और बाहुबली सभी लोग शामिल थे। धीरे धीरे उसने डी कंपनी को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। उसने या तो बाकी सभी माफिया और गैंग्स को अपने साथ मिला लिया या फिर उन्हें ख़त्म कर दिया। इसके साथ ही छोटा राजन ने नए इंटरनेशनल अलायंस भी बनाने शुरू कर दिए थे। बॉलीवुड को दाऊद के इशारों पर नचाने में छोटा राजन का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन डी कंपनी के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें छोटा राजन से दिक्कत होनी शुरू हो गई थी और वो उससे जलते थे। और इन लोगों में शरद शेट्टी, छोटा शकील और सुनील सावंत का नाम सबसे ऊपर था। सुनील सावंत को दाऊद की किलिंग मशीन भी कहा जाता था। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है उसकी भी, आगे किसी एपिसोड में आपसे इस कहानी को शेयर करूंगा। इसी बीच दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर की उसके दुश्मनों ने हत्या कर दी। ये दाऊद के लिए बहुत मुश्किल टाइम था क्योंकि उसका बहनोई मुंबई में मारा गया था और वो खुद दुबई में बैठा था। दाऊद ने इस मौत का बदला लेने के लिए छोटा राजन से बात की और उसे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, लेकिन पुलिस के कड़े बंदोबस्त के कारण छोटा राजन को ये काम करने का मौका नहीं मिल पाया। डी कंपनी में राजन के विरोधियों ने इस मौके को सही तरीके से भुनाना शुरू कर दिया। इस मर्डर के कुछ दिन बाद की बात है। एक रात दुबई में दाऊद इब्राहिम अपने करीबी साथियों के साथ
अपने घर पर बैठा हुआ था। इनमें छोटा शकील, सौत्या यानी कि सुनील सावंत और शरद शेट्टी शामिल थे। इसी दौरान बातचीत में इन लोगों ने छोटा राजन के खिलाफ दाऊद के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने दाऊद को भड़काते हुए कहा कि छोटा राजन मुंबई में अपना अलग राज खड़ा कर रहा है। वो लोगों से कहता है कि उसे हिंदुस्तान का गॉडफादर बनना है। उसने आपका कहना मानना बंद कर दिया है और आपको जल्द ही कुछ करना होगा, क्योंकि अगर वो और बड़ा हो गया तो वो आपसे अलग होकर अपनी खुद की एक कंपनी बना सकता है। पूरी मुंबई वही तो संभाल रहा है। उसके नाम पर कितने पब और धंधे चल रहे हैं ये किसी को नहीं पता। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि कितने लोग उसके लिए अलग से काम कर रहे हैं। यहाँ तक तो दाऊद उनकी बातें सुनता रहा और उन्हें टालता रहा, लेकिन इनमें से एक आदमी ने एक ऐसी बात बोली कि दाऊद सीरियस हो गया। उस आदमी ने कहा, हसीना आपा के शौहर की हत्या का बदला लेने के लिए आपने राजन को कहा था। अब तक राजन ने क्या किया है? इतने हफ्ते बीत गए हैं, लेकिन अभी तक उनका कातिल मारा क्यों नहीं गया है? जैसे ही ये बात दाऊद के कानों में पड़ी, वो चौंक गया। ये बात उसे बहुत ज़्यादा खटक गई। उसी वक्त आधी रात करीब 2 या 3 बजे का टाइम था। उसने छोटा राजन को फ़ोन किया और उसने उससे पूछा, मेरी बहन के शौहर के कातिलों को कब पकड़ा जाएगा? उनको तुम कब मारोगे? इस पर छोटा राजन ने बताया कि उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है कि वो लोग इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर पुलिस का बहुत सख्त पहरा है और अभी ये ठीक टाइम नहीं है, लेकिन हम उन्हें मारेंगे ज़रूर और बहुत जल्द मारेंगे। राजन की ये बात सुनकर दाऊद ने फ़ोन काट दिया और पार्टी में मौजूद लोगों को बताया कि दुश्मन हॉस्पिटल में है और वहाँ पुलिस का पहरा है। कुछ दिनों बाद वो लोग मारे जाएंगे। वहाँ मौजूद सौत्या यानी कि सुनील सावंत, जिसे खून खराबे में बहुत मज़ा आता था, उसने तुरंत एक बात बोली। उसने कहा, आप ये काम मुझे दे दो, मुझे बस एक मौका चाहिए। इस पुलिस की मुझे कोई परवाह नहीं है। हम जाकर हॉस्पिटल के अंदर घुसकर इन लोगों को मार देंगे। दाऊद के मन में पहले से ही ये बात बैठ चुकी थी कि छोटा राजन ने अब तक बदला नहीं लिया है। यहाँ छोटा शकील और सौत्या ये कह रहे थे कि आप हमें मौका दो, हम अस्पताल में घुसकर उन लोगों को मारेंगे। और ये उन दोनों के लिए भी एक बहुत सुनहरी मौका था, क्योंकि अगर वो ये काम कर लेते तो दाऊद की नज़रों में राजन को कमज़ोर साबित करने के लिए इससे बढ़िया मौका उनके पास और कभी नहीं मिल सकता था। दाऊद से इजाज़त मिलते ही इन लोगों ने तुरंत एक प्लान बनाया। इन लोगों ने अपने शूटर्स को जे हॉस्पिटल भेजा, जो AK-47 से लैस थे। उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर जाकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में मरीज, डॉक्टर, नर्स, दुश्मन गैंगस्टर और कुछ पुलिस वाले भी मारे गए। ये हमला मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास में सबसे बड़ा और ख़तरनाक कांडों में से एक बन गया। जे हॉस्पिटल शूट आउट के सफल होने की खुशी में दाऊद के भाई अनीस ने एक शानदार पार्टी रखी। इस पार्टी में दाऊद इब्राहिम लगातार सौत्या और छोटे शकील की तारीफ कर रहा था और बार बार कह रहा था कि इन लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया है। उस पार्टी में छोटा राजन भी मौजूद था, लेकिन वो एक कोने में अकेला बैठा शराब पी रहा था। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। छोटा राजन सोच रहा था कि जो काम इन लोगों ने किया है वो ऐसा कौन सा बड़ा कारनामा है। उसके हिसाब से अगर AK-47 का इस्तेमाल करके सैकड़ों राउंड फायर करनी है तो ये तो कोई भी कर सकता है। इसमें ना कोई खास दिमाग लगाया गया, ना कोई रणनीति। उसे तो ये पूरा ऑपरेशन एक बचकाना और बिना सोच समझ वाला कदम लग रहा था। लेकिन दूसरी तरफ दाऊद लगातार सौत्या और शकील की तारीफ करता जा रहा था। ये सब देखकर छोटा राजन चुपचाप उठा और बिना कुछ कहे उस पार्टी से निकलकर बाहर चला गया। समय बीतता गया और दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच दूरियां बढ़ती गई। इसी दौरान दाऊद के बर्थडे से कुछ हफ्ते पहले 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। इसके बाद इसके 4 महीने के अंदर ही दाऊद इब्राहिम ने टाइगर मेमन के साथ मिलकर मुंबई में सीरियल ब्लास्ट करवा दिए। जब डी कंपनी में इस साजिश को लेकर मीटिंग्स हो रही थी, तब किसी भी मीटिंग में छोटा राजन को शामिल नहीं किया गया। ना उसे बुलाया गया, ना उसे किसी प्लानिंग का हिस्सा बनाया गया। छोटा राजन, जो मुंबई में दाऊद का पूरा साम्राज्य संभाल रहा था और जिसने डी कंपनी को एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर दिया था, उसे सिर्फ इस वजह से इस मीटिंग से दूर रखा गया कि वो एक हिंदू था। ब्लास्ट के बाद छोटा राजन जानता था
कि इसमें दाऊद का हाथ है, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी लॉयल्टी दिखाते हुए मीडिया के सामने कई बार कहा कि दाऊद ऐसा कभी नहीं कर सकता। इतना सब करने के बाद भी छोटे राजन डी कंपनी में अपनी पुरानी जगह वापस नहीं पा सका। धीरे धीरे उसकी सारी जिम्मेदारियां छोटा शकील को दे दी गई और गैंग की कमान भी अब दाऊद ने उसी को सौंप दी। यानी ब्लास्ट के बाद तो हालत ये हो गई कि डी कंपनी की किसी भी मीटिंग में छोटे राजन को बुलाना ही बंद कर दिया गया। अब छोटा राजन ज़्यादातर टाइम दुबई में ही रहता था। एक दिन उसे एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने बोला, तुम्हें जान से मारने की प्लानिंग हो रही है, तुम्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे राजन ने अबू धाबी में इंडियन एम्बेसी से संपर्क किया और कैसे इंडियन एजेंट्स ने उसे दुबई से निकालकर नेपाल भेज दिया। नेपाल में कुछ महीने रहने के बाद उसे मलेशिया शिफ्ट कर दिया गया। उस समय तक दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी को इस पूरे घटनाक्रम की कोई खबर नहीं थी। दाऊद ये नहीं जानता था कि छोटा राजन को साइडलाइन करने की उसकी गलती आगे चलकर उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। 1994 में भारतीय एजेंसियों की मदद से छोटा राजन दुबई से निकलकर मलेशिया पहुंच चुका था। वहीं दूसरी ओर मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में दाऊद की इन्वॉल्वमेंट के सबूत लगातार नज़र आ रहे थे, जिससे उसके दुबई में रहना मुश्किल होता जा रहा था। पाकिस्तान की ISI पहले ही दाऊद के संपर्क में थी। उन्होंने दाऊद को पहले से अलर्ट कर दिया कि छोटा राजन इंडियन एजेंसी से मिल चुका है और दुबई अब उसके लिए सेफ नहीं है। और इसी वजह से 1994 में दाऊद दुबई छोड़कर पाकिस्तान के कराची में शिफ्ट हो गया। उधर छोटा राजन ने कई साल मलेशिया के कुलालमपुर में एक जहाज पर छिपकर बिताए। इस दौरान उसने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में बसने की भी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। इधर डी कंपनी में अब छोटा शकील पूरी कमान संभाल चुका था। क्योंकि छोटा राजन डी कंपनी के सारे राज जानता था, इसलिए उसे ख़त्म करना दाऊद और उसके साथियों के लिए ज़रूरी हो गया था। पाकिस्तान पहुंचने के बाद छोटा शकील ने मुंबई से कई शार्प शूटर्स को पाकिस्तान बुलाया। उसने उन्हें वहां ट्रेनिंग दिलवाई और छोटा राजन को ख़त्म करने का प्लान तैयार किया। शकील को मौका मिला 2000 में, जब छोटा राजन बैंकॉक में अपने परिवार के साथ रह रहा था। वो जिस होटल में ठहरा था वहाँ शकील ने अपने शूटर्स से हमला करवाया। राजन के बैंकॉक में होने की खबर बहुत ही सीक्रेट थी, लेकिन शकील ने किसी तरह उसका पता लगा लिया था। इस हमले में राजन बच गया और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। शकील के लोगों ने हॉस्पिटल के अंदर भी उस पर हमला कर दिया, फिर भी राजन बच निकला। इन लगातार हमलों के बाद छोटा राजन खुलकर दाऊद के खिलाफ हो गया। उसने मीडिया में दाऊद के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और इंडियन एजेंसीज को उसके नेटवर्क और ऑपरेशंस की पूरी जानकारी देने लगा। राजन जानता था कि मुंबई में सौत्या दाऊद की एक बहुत बड़ी ताकत है और उसके साथ उसका अपना पुराना हिसाब भी बाकी था। उसे पता था कि अगर सौत्या ख़त्म हो जाता है तो डी कंपनी को एक बड़ा झटका लगेगा। यही सोचकर राजन ने दुबई में सौत्या का मर्डर करवा दिया और दाऊद को एक गहरी चोट पहुंचाई। 2014 में दाऊद की बेटी की शादी थी। इसी दौरान इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने छोटा राजन के साथ मिलकर दाऊद को मारने का प्लान बनाया था। इस काम को करने के लिए राजन ने अपने शार्प शूटर्स उपलब्ध कराए थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने ऐन वक्त पर पहुंचकर राजन के इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया और ये पूरा प्लान फेल हो गया। अब ये कोई संयोग था या कोई साजिश, ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ। छोटा राजन कहने को तो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन सुनने में आता है कि वो अब इंडियन एजेंसीज के साथ मिलकर दाऊद के खिलाफ काम करता है। राजन और दाऊद भी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और जिसे पहला मौका मिलेगा वो दूसरे को मारने से नहीं हिचकेगा। आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन छोटा राजन की ये कहानी, जहां एक अनपढ़ लड़का जो कभी सिनेमा की टिकट ब्लैक किया करता था, वो एक अंडरवर्ल्ड का खूंखार डॉन बन गया और अपने दिमाग के दम पर वो दाऊद जैसे डॉन से टक्कर लेकर उसके सामने खड़ा भी रहा। डी गैंग में राजन के दो सबसे बड़े दुश्मन थे, छोटा शकील और सौत्या। सौत्या इनमें ज़्यादा हिंसक था। राजन जानता था कि डी गैंग की पावर मुंबई में सौत्या जैसे लोगों की वजह से ही बनी है। राजन और सौत्या एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और वो दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करते थे। कौन था ये सौत्या और क्या है इसकी कहानी, चलो ये भी जान लेते हैं। सौत्या के बारे में ये मशहूर था कि वो कड़ी से कड़ी सिक्योरिटी में जाकर भी अपने दुश्मन को मार डालता था।
ये गैंगस्टर 1980 के टाइम पर भी मुंबई की सड़कों में AK-47 लेकर खुलेआम घूमता था। ये एक ऐसा हैवान था जिसको लोगों को मारने में बहुत मजा आता था। वो अपने शिकार के मरने तक वहीं खड़ा होकर उसके मरने का मजा लेता था। जितना प्यार उसको खून खराबे से था, उससे भी ज़्यादा थी उसकी हवस, और अपनी हवस मिटाने के लिए उसने अपने दोस्त की बीवी को भी नहीं छोड़ा। बचपन से ही सुनील लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व रहता था। उसने बचपन में ही क्राइम करना शुरू कर दिया था और उसने अपने स्कूल के दिनों में ही अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक गैंग बना लिया था। सुनील और उसका गैंग मुंबई के गिरगांव इलाके में हफ्ता वसूली का काम करते थे और पैसे ना देने पर वो दुकानदारों से मारपीट किया करते थे तो वैसे ये लड़के सिर्फ 15-16 साल की उम्र के ही, लेकिन इनकी हरकतें देखकर गिरगांव के लोग इनसे डरने लग गए थे। ये एक ऐसा टाइम था जब शिवसेना मुंबई में अपने पंख फैला रही थी। गिरगांव में शिवसेना का एक वर्कर था जिसका नाम था भाऊ मराठे। सुनील सावंत की तरह वो भी गिरगांव के इलाके में गुंडागर्दी किया करता था। क्योंकि उसका बड़ा भाई शिवसेना का नेता था, इसलिए उसे पुलिस का भी डर नहीं था। तो जाहिर है जब कभी कभी ये दोनों गुंडे एक ही जगह पर गुंडागर्दी कर रहे हो तो इनके बीच में आपस में भी झगड़ा होता रहता था। और जब भी ऐसा होता था तो पुलिस हमेशा भाऊ मराठे की साइड लेती थी और सुनील सावंत को हमेशा भाऊ मराठे के सामने झुकना पड़ता था। सौत्या भाऊ मराठे से तंग आ चुका था, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि भाऊ मराठे का भाई शिवसेना का एक बड़ा नेता था, जिसकी वजह से पुलिस हमेशा भाऊ मराठे का साथ देती थी। एक दिन ऐसे ही कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ, लेकिन उस दिन पूरी बाजी पलट गई। हुआ ये कि किसी बात को लेकर सुनील सावंत और भाऊ मराठे के बीच एक बार फिर से झगड़ा हो गया और उस दिन कहानी पलट गई। सुनील अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने अपनी कमर में लगा हुआ चाकू निकालकर भाऊ मराठे के पेट में घुसा दिया। भाऊ मराठे की वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद तो सुनील सावंत की गिरगांव में एक दहशत सी बन गई। अब कोई उससे पंगा नहीं लेता था। मुंबई में भाईखला नाम की एक जगह है, वहाँ रमा नायक नाम का एक गुंडे का राज चलता था। बहुत सारे जवान मराठी लड़के रमा नायक को अपना रोल मॉडल मानते थे। सौत्या भी रमा नायक का फैन था। वैसे तो सौत्या का खुद का एक अपना गैंग था, लेकिन वो बहुत छोटा था और सौत्या को पता था कि अगर अंडरवर्ल्ड में सरवाइव करना है तो उसे किसी बड़े गैंग के साथ जुड़ना होगा। ये सोचकर सौत्या और उसके गैंग के मेंबर्स ने रमा नायक की गैंग को ज्वाइन कर लिया। उन दिनों दाऊद दुबई के चक्कर लगा रहा था और वो वहाँ से अपना राज चलाने का प्लान कर रहा था। दाऊद को मुंबई में एक ऐसा आदमी चाहिए था जो यहाँ रहकर उसका काम कर सके, जो निडर हो और जो उसके एक इशारे पर किसी को भी मार दे। जब सौत्या ने भाऊ मराठे का खून किया तब पहली बार दाऊद की नज़र सौत्या पर पड़ी। वहीं अब गिरगांव के इलाके में जितने भी इल्लीगल काम करने वाले थे उन सब से सौत्या ने हफ्ता वसूली करना शुरू कर दिया था। लेकिन वहीं एक सत्यवान परब नाम का एक स्मगलर था जिसने सौत्या को हफ्ता देने से मना कर दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजे में सौत्या ने एक दिन उसको भी दिन दहाड़े मार दिया। इस मर्डर के बाद तो दाऊद को कंफर्म हो गया कि सौत्या ही वो आदमी है जिसकी उसे तलाश है। दाऊद ने सौत्या को डी कंपनी ज्वाइन करने का इनविटेशन दिया, लेकिन सौत्या को दाऊद पर भरोसा नहीं था। उसके हिंदू होने और उसके महाराष्ट्रियन रूट के कारण वो रमा नायक के साथ ही जुड़े रहना चाहता था। सौत्या अपने आप को एक कट्टर हिंदू मानता था और उसे किसी भी मुस्लिम डॉन के साथ काम करना मंजूर नहीं था। एक दिन मुंबई पुलिस ने सौत्या को किसी बात पर अरेस्ट कर लिया। सौत्या को भरोसा था कि रमा नायक उसे छुड़ा लेगा, लेकिन उसे छुड़ाने कोई नहीं आया। ये बात जब दाऊद को पता चली तो उसने डी कंपनी के शरद शेट्टी को सौत्या को छुड़ाने के लिए भेजा और 1 घंटे के अंदर ही सौत्या की बेल करवाकर उसको छुड़वा लिया गया। जेल से बाहर आने के बाद शरद शेट्टी ने जब सौत्या को बताया कि उसकी बेल दाऊद ने करवाई थी तो उसके बाद सौत्या ने दाऊद के साथ काम करने का फैसला कर लिया। डी कंपनी के अंदर सौत्या की उम्र का एक और बंदा था जिसका नाम था अनिल परब। वो भी सौत्या की तरह कोंकण से था। दाऊद ने उन दोनों को उनका पहला मिशन दिया। उन दिनों दाऊद की डी कंपनी का पठान गैंग के मेंबर से बार बार टकराव होता था। पठान और दाऊद वैसे तो दोनों मुस्लिम थे, लेकिन पठान गैंग में ज़्यादातर मेंबर्स नॉर्थ इंडियन मुस्लिम थे और दाऊद खुद कोंकण से था। इस वजह से उसे महाराष्ट्रियन लोगों के साथ काम करना ज़्यादा पसंद था। पठान गैंग मुंबई में तो था ही,
लेकिन उसका गुजरात में भी बहुत रसूख था। उन दिनों भारत में गुजरात के रास्ते ड्रग्स लाए जाते थे। दाऊद के और पठान गैंग के इंटरेस्ट अक्सर एक दूसरे से क्रॉस हो रहे थे और दाऊद को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। दाऊद ने सौत्या और परब को उनका पहला मिशन दिया, छेनू और पप्पू की हत्या। ये दोनों पठान गैंग के लड़के थे जो डी कंपनी से कुछ ज़्यादा ही उलझ रहे थे। इन दोनों के करीम लाला से भी बहुत अच्छे रिलेशन थे। करीम लाला का हाथ सर पे होने की वजह से ये दोनों किसी से भी भिड़ जाते थे। दाऊद ने सौत्या और परब दोनों को साफ साफ कहा था, इन दोनों को सिर्फ मारना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इन्हें पठान गैंग के एरिया नागपाड़ा में जाकर मारना है। दाऊद पठान गैंग को क्लियर मैसेज देना चाहता था कि अब मुंबई में सिर्फ डी कंपनी ही बॉस है। सौत्या और परब उन दिनों बहुत फेमस नहीं थे, उन्हें बहुत कम लोग पहचानते थे और उन्होंने इसी बात का फ़ायदा उठाया। उन्होंने छेनू और पप्पू पर नज़र रखना शुरू कर दिया। एक दिन छेनू और पप्पू नागपाड़ा की एक बार से बाहर आए। बार के बाहर सौत्या और परब बाइक पर उनका इंतज़ार कर रहे थे। पलक झपकते ही सौत्या ने छेनू और पप्पू पर गोलियां बरसा दी और कुछ ही सेकंड में वो दोनों उन्हें मारकर वहां से बाइक लेकर चंपत हो गए। ये सौत्या का डी कंपनी में सबसे पहला ऑपरेशन था जिसे उसने सफलतापूर्वक करके गैंग में अपना नाम कमाया था। इसी बीच एक बड़ी घटना हो गई। रमन नायक और शरद शेट्टी के बीच एक लैंड प्लॉट को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े के सलूशन के लिए दोनों दाऊद के पास दुबई गए। दाऊद ने इस पूरे मामले में शरद शेट्टी को फेवर किया। इससे रमन नायक खफा हो गया और उसने डी कंपनी छोड़ने का फैसला कर लिया। उस एक घटना की वजह से मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई। रमन नायक अब दाऊद से अलग हो गया था और वो अब दाऊद का दुश्मन बन गया था। जब गैंग दो हिस्सों में बंट रहा था तब सौत्या ने दाऊद के साथ जाने का फैसला ले लिया। गैंग के बढ़ते ही दोनों गुटों ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। दाऊद ने रमन नायक को एक पुलिस एनकाउंटर में मरवा दिया। बाकी डॉन्स को खत्म करने की जिम्मेदारी उसने छोटा राजन को दे दी। सौत्या को क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि वो छोटा राजन का हुक्म माने और उसके हिसाब से काम करे। इन सब की वजह से मुंबई में डी कंपनी और अरुण गावली गैंग के बीच एक वॉर छिड़ चुकी थी। इस लड़ाई में सौत्या का नाम बड़ा होता चला गया। कहते हैं कि सौत्या एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में गोलियां बरसाता था और वो हमेशा अपने साथ एक AK-47 रखता था। सौत्या का कद डी कंपनी में बहुत बड़ा हो गया था और ये बात छोटा राजन को हजम नहीं हो रही थी। राजन चाहता था कि मुंबई में डी गैंग सिर्फ और सिर्फ उसका हुक्म माने, लेकिन अब तो कई बार सौत्या की डायरेक्ट दाऊद से भी बात होती रहती थी, जिसकी वजह से छोटा राजन और भी नाराज रहने लगा। सौत्या को रिप्लेस करने के लिए छोटा राजन ने मुंबई के तिलक नगर से कई लड़कों को रिक्रूट किया, लेकिन कोई भी लड़का सौत्या की टक्कर का नहीं था। असल में सौत्या भी छोटा राजन से ऊपर जाना चाहता था, लेकिन इस काम में उसे अभी कुछ और वक्त लगना था। सौत्या पूरी मुंबई में यमराज के नाम से फेमस होने लग गया था। मुंबई के बिल्डर्स तो उसके नाम से कांपा करते थे। इसी दौरान सौत्या को एक और पार्टनर मिल गया जिसका नाम था सुभाष सिंह ठाकुर। जब ये दोनों मिले तो इनमें बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और ये दोनों मिलकर मुंबई की सड़कों पर मौत का नाच नचाने लगे। सौत्या को अब लोगों को मारने में सच में मजा आने लगा था। कोई दिन ऐसा नहीं बीतता था जिस दिन उसने किसी को नहीं मारा हो। खून खराबा करने के अलावा सौत्या की दो और कमजोरियां थी, एक थी दारू और दूसरी थी लड़की। सौत्या कितना बड़ा लड़कीबाज था उसकी एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। उसका एक जिगरी दोस्त था जिसका नाम था पप्पी श्रेष्कर। पप्पी की बीवी का नाम था उनीता प्रजापति। उनीता प्रजापति बहुत ज़्यादा सुंदर थी। जब सौत्या ने उनीता प्रजापति को पहली बार देखा तो उसके मन में पाप जाग गया और वो उसे पाने को बेचैन हो उठा। पप्पी को मर्डर के इल्जाम में जेल हुई थी और उसे किसी भी हालत में बेल नहीं मिल पा रही थी। जब पप्पी जेल में था तब सौत्या उसकी पत्नी उनीता प्रजापति से मिलने उसके घर कई बार आया जाया करता था। धीरे धीरे वो उनीता प्रजापति के पीछे एकदम पागल सा हो गया और उसने उनीता प्रजापति को हासिल करने के लिए खतरनाक प्लान बनाया। सौत्या ने शहर के टॉप वकीलों को हायर किया और पप्पी के केस के ऊपर लगा दिया और पप्पी की बेल करवा दी। बेल मिलने की वजह से सौत्या की रिस्पेक्ट पप्पी और उनीता दोनों के मन में कई गुना बढ़ गई थी। खैर, पप्पी अब जेल से बाहर आ चुका था। एक दिन सौत्या के आदमी पप्पी को दारू पिलाने बार में ले गए। उन्होंने उसे बहुत ज़्यादा दारू पिला दी और घर वापस आते समय सौत्या के आदमियों ने पप्पी को जान से मार दिया।
और इस पूरे घटना का इल्जाम उन्होंने सौत्या के दुश्मन अरुण गावली गैंग पर डाल दिया। अब सौत्या के लिए कोई रोक टोक नहीं थी, इसलिए सौत्या रोज उनीता से मिलने लगा। उनीता को जो भी सपोर्ट चाहिए होता था सौत्या वो सब प्रोवाइड कराने लगा। उनीता भी अब सौत्या की तरफ आकर्षित हो चुकी थी। धीरे धीरे दोनों के बीच में संबंध इतने बढ़ गए कि दोनों ने शादी कर ली। इधर अंडरवर्ल्ड में सौत्या और ठाकुर की जोड़ी ने दाऊद के लिए वो कर दिखाया जो आज तक किसी और गैंगस्टर ने नहीं किया था। सौत्या का कद डी कंपनी में अब इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि मुंबई के डी कंपनी के लोग अब सौत्या से डायरेक्ट ऑर्डर लेते थे। इस बात से छोटा राजन सौत्या से और भी नाराज हो गया। छोटा राजन उस वक्त डी गैंग में बहुत खास जगह रखता था। इसी बीच एक ऐसी घटना हो गई जिससे ये दुश्मनी और भी बढ़ गई। मुंबई में शिवसेना का एक थापा नाम का नेता था। वो मटके का धंधा चलाता था। छोटा राजन ने जब थापा को मटके के धंधे में हिस्सा मांगा तो उसने देने से मना कर दिया। इस पर राजन के लोगों ने थापा को जान से मार दिया। थापा सौत्या का अच्छा दोस्त था और इस बात से सौत्या बहुत गुस्सा हो गया था। इस घटना के बाद से छोटा राजन और सौत्या के बीच दुश्मनी और बढ़ गई। थापा की हत्या से दाऊद भी खुश नहीं था और उसने छोटा राजन को साइडलाइन करना शुरू कर दिया। अब मुंबई में सारे ऑर्डर सौत्या देने लग गया। थापा को छोटा राजन के जिन 3 आदमियों ने मारा था, इन तीनों को सौत्या और सुभाष सिंह ठाकुर ने मार गिराया। अब डी गैंग में सौत्या एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर बन चुका था। खैर, एक बार मुंबई में पुलिस की सख्ती होने की वजह से सौत्या को छिपने के लिए किसी सुरक्षित स्थान की जरूरत पड़ी तो दाऊद ने उसे अपने एक करीबी दोस्त हनीफ के घर रुकने को कहा। एक दिन जब वो दोनों खाना खा रहे थे, उसी वक्त खाना परोसने के लिए हनीफ की बहन रजिया बाहर आई। रजिया की खूबसूरती को देखकर सौत्या एकदम चौंक गया। उसके अंदर का शैतान फिर से जाग उठा था। कुछ दिनों बाद उसने हनीफ से कहा कि वो रजिया से शादी करना चाहता है। इस पर हनीफ ने सौत्या को साफ कह दिया कि अगर उसे रजिया से शादी करनी है तो उसे इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। सौत्या को अपने हिंदू होने पर बहुत गुरूर था, लेकिन रजिया की खूबसूरती उसके गुरूर के ऊपर भारी पड़ गई। रजिया से शादी करने के लिए सौत्या अब मुसलमान बनने पर तैयार हो गया और वो सुनील सावंत से सुलेमान बन गया। सौत्या की दूसरी शादी से उसकी पहली बीवी उनीता बहुत गुस्सा हो गई और उसने सोचा कि सौत्या ने उसे इस्तेमाल करके फेंक दिया है। वो गुस्से से पागल हो गई थी। उसे सौत्या से हर हाल में बदला लेना था, इसलिए उसने मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को कांटेक्ट किया और सौत्या के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे डाली। मुंबई पुलिस सौत्या को चारों तरफ ढूंढने लगी और इस बार सौत्या के पास कोई और चारा नहीं बचा था और उसे देश छोड़ना पड़ा। सौत्या दुबई भाग गया। दुबई के अंदर उसकी मुलाकात दाऊद के एक खास आदमी छोटा शकील से हुई। इन दोनों को ही छोटा राजन से प्रॉब्लम थी और अब तो दाऊद ने भी छोटा राजन को साइडलाइन करना शुरू कर दिया था। सौत्या और छोटा शकील दोनों ने मिलकर छोटा राजन को मारने का प्लान बनाया, लेकिन ये बात छोटा राजन के कानों तक पहुंच गई। राजन को तो ये भी शक था कि उसको मारने में कहीं खुद दाऊद तो शामिल नहीं है। छोटा राजन मौका मिलते ही दुबई से भाग गया। ये कहानी मैं आपको पहले सुना चुका हूँ। अब उसकी लाइफ का एक ही मकसद था, दाऊद की बर्बादी। सौत्या दाऊद की डी कंपनी की रीढ़ की हड्डी था, इसलिए छोटा राजन ने पहले सौत्या को ही मारने का प्लान बनाया। छोटा राजन ने अपने 3 आदमियों को दुबई सौत्या को मारने के लिए भेजा। ये तीनों लोग थे श्याम सुंदर, बाबू और गुरु। इन तीनों का सिर्फ एक ही काम था, सौत्या को मारना। 1995 के अगस्त में ये तीनों लोग दुबई पहुंचे और अब इन्होंने सौत्या के रूट और रूटीन को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। दुबई शिफ्ट होने के बाद से ही सौत्या को दुबई बहुत पसंद आने लग गया था। मुंबई के गिरगांव की गलियां जहां उसकी शुरुआत हुई थी, उसके सामने दुबई के ये आलीशान रोड उसके लिए स्वर्ग के सामान थे। दारू और लड़कियां दोनों दुबई में बहुत आसानी से मिल जाती थी। सौत्या ने तय कर लिया था कि अब वो परमानेंटली दुबई के अंदर ही रहेगा। सौत्या के डी कंपनी के दोस्त शरद शेट्टी और अनिल परब वो तो पहले से ही दुबई आकर बस चुके थे। शरद शेट्टी ने रीगल और रीजेंट पैलेस नाम के 2 आलीशान होटल खरीद लिए थे और अब वो धीरे धीरे होटल इंडस्ट्री के अंदर अपने पैर जमा रहा था। अनिल परब ने भी दुबई के अंदर एक शेख के साथ मिलकर कई डिपार्टमेंटल स्टोर चालू किए थे और वो भी अब एक बड़ा रईस बन चुका था। सौत्या को भी अब अपना एक बिजनेस शुरू करना था। उसने तय किया कि वो भी दुबई के अंदर महंगे लग्जूरियस आइटम के शोरूम खोलेगा।
शोरूम की जगह देखने के लिए वो खुद रियल एस्टेट एजेंट के साथ अब दुबई में घूमने लग गया। उसका एक भरोसेमंद नेपाली आदमी था जिसका नाम था शंकर। शंकर हमेशा सौत्या के साथ ही रहता था। बेसिकली वो उसका ड्राइवर भी था और वो उसका बॉडीगार्ड भी था। सौत्या को दुबई में वैसे तो कोई खास खतरा महसूस नहीं होता था। मुंबई में घूमते हुए तो वो हमेशा अपने साथ 3-4 बॉडीगार्ड रखता था, प्लस उसके पास उसकी खुद की 2 गन्स उसकी कमर के अंदर लटकी हुई होती थी। दुबई में खतरा ना महसूस होने के कारण दुबई के अंदर बिना सिक्योरिटी के ही वो अब घूमने लग गया था और उसकी इसी लापरवाही का फायदा राजन के आदमियों ने उठाया। एक दिन सौत्या शोरूम के लिए जगह देखने निकला। दुबई के डेरा शॉपिंग एरिया के अंदर उसने कुछ प्रॉपर्टीज देख ली थी। राजन के 3 आदमी उसका लगातार पीछा कर रहे थे। जब इंसान रिलैक्स हो जाता है तब उसे सामने से आने वाली मौत भी दिखाई नहीं देती है। सौत्या को भी छोटे राजन के आदमियों की कोई भनक नहीं थी। प्रॉपर्टी देखने के बाद दोपहर को करीब 3:30 बजे सौत्या लंच के लिए एक होटल के सामने रुक गया। सौत्या होटल की तरफ बढ़ रहा था कि शंकर अपनी गाड़ी पार्क करके उसके पीछे पीछे चल रहा था। उधर राजन के आदमियों ने भी अपनी कार पार्क कर दी और वो भी कार से उतरकर होटल की तरफ बढ़ने लगे। होटल के अंदर जाने के बाद सौत्या ने जैसे ही बाहर की तरफ देखा उसे श्याम सुंदर, बाबू और पांड्या दिखाई दिए। तीनों के हाथों में ऑटोमेटिक हथियार थे। जैसे ही सौत्या की नज़र उन पर पड़ी वो समझ गया कि ये लोग उसे मारने आए हैं। सौत्या को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसके पास ना तो कोई बॉडीगार्ड था और ना ही कोई हथियार। तभी पांड्या ने होटल के बाहर से ही सौत्या पर फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली सीधा उसके हाथ में लगी। हाथ से खून बहने लगा और वो दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा। गोली की आवाज़ सुनते ही पूरे होटल में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए बाहर भागने लगे। होटल के मैनेजर ने तुरंत दुबई पुलिस को शूट आउट की खबर दे दी। उधर तीनों हमलावर अब होटल के और करीब पहुंच चुके थे। गोलियों की बरसात लगातार चल रही थी। सौत्या समझ चुका था कि अगर वो होटल के अंदर रुका रहा तो उसका बचना नामुमकिन है। वो किसी भी हालत में उसे होटल से बाहर निकलना था। उसने अपने दोस्त शंकर को आगे कर दिया। शंकर गोलियों से छलनी हो चुका था। उसी को ढाल बनाकर किसी तरह सौत्या होटल से बाहर निकल गया और सड़क की तरफ भागने लगा। ये देखकर श्याम सुंदर और बाबू तुरंत अपनी कार में बैठे और कार से सौत्या का पीछा करने लगे। वहीं पांड्या भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। तभी पांड्या की एक और गोली सौत्या के कंधे पर जाकर लगी। अब तक सौत्या का बहुत ज्यादा खून बह चुका था। उसकी भागने की रफ्तार धीमी हो रही थी। आखिरकार वो एक दीवार के पास जाकर रुक गया। सौत्या अब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन दीवार के पीछे छुपकर भी वो पांड्या को गालियां दे रहा था। उसने पांड्या को ललकारते हुए कहा, अगर तुझमें हिम्मत है तो बंदूक फेंक कर मेरे सामने आकर लड़। लेकिन इन बातों का पांड्या पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब पांड्या को पूरा यकीन हो चुका था कि सौत्या के पास कोई हथियार नहीं बचा है। पांड्या सीधा उसके सामने पहुंच गया और उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सौत्या नीचे गिर चुका था। उसकी सांसें टूट रही थी, लेकिन इतनी गोलियां मारने के बाद भी पांड्या का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने अपना चाकू निकाला और सौत्या के करीब गया और उसका गला चीर दिया। कहते हैं कर्मा हमेशा लौट कर वापस आता है। सौत्या भी अपने दुश्मन को मारने के बाद उसकी आखिरी सांस तक वहीं खड़ा रहता था और उसकी मौत का मजा लेता था। आखिर में उसके साथ भी वही हुआ। गिरगांव की गलियों से शुरू उसकी ये कहानी दुबई की सड़कों पर ख़त्म हो रही थी। आज दाऊद पाकिस्तान में बैठकर अपना गैंग चलाता है और अब उसके तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भी जुड़ गए हैं। दूसरी तरफ छोटा राजन, जिसने कभी दाऊद के साथ मिलकर मुंबई की सड़कों पर खून खराबा किया था, वो बाद में उसी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। कई लोग मानते हैं अब राजन भारतीय एजेंसीज के लिए दाऊद के नेटवर्क के खिलाफ काम करता है। यानी ये लड़ाई अब सिर्फ मुंबई के 2 गैंग्स की नहीं रह गई। अब ये खेल भारत और पाकिस्तान की एजेंसीज के बीच का खेल बन गया है। मुंबई की गलियों से शुरू हुई ये गैंग वॉर अब इंटरनेशनल नेटवर्क, खुफिया एजेंसीज, आतंकवाद और अंडरवर्ल्ड के गठजोड़ में बदल चुकी है। करीम लाला, हाजी मस्तान और वरदराजन के दौर में अंडरवर्ल्ड का खेल सिर्फ पैसा, स्मगलिंग और किसी पर्टिकुलर इलाके पर कब्जे तक सीमित था। लेकिन दाऊद के दौर में ये खेल कहीं ज़्यादा खतरनाक हो गया और अब इसमें सिर्फ गोलियां ही नहीं चलती, बल्कि देशों की राजनीति, एजेंसीज की चाल और आतंक का साया भी शामिल हो चुका है। लेकिन इस पूरी कहानी का अंत हमें एक बात जरूर सिखाता है, अंडरवर्ल्ड में दोस्ती हमेशा के लिए नहीं होती।
सत्ता हमेशा के लिए कायम नहीं रहती, और जो लोग खुद को कभी मुंबई का भगवान समझते थे, वक्त ने उन्हें या तो कब्र में पहुंचा दिया या सलाखों के पीछे। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। मिलूंगा आपसे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।